जब भी आप करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक एरिया मिलेगा और वो एरिया आपको क्या देगा, टोटल चार्ज देगा। ठीक है बेटा। और जब dq बाई dt करेंगे तो आपको स्लोप मिलेगा और वो स्लोप क्या देगा, आपको करंट देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनके बेसिस पे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक एटम है, उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बेटा एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, और चलता हुआ चार्ज क्या बनाता है, करंट बनाता है। तो इस ऑर्बिट में कितनी करंट बनेगी उसको निकालने का क्या तरीका, तो फॉर्मूला या मिली एम्पियर बोल सकते हो तुम। 10⁻³ को क्या बोलते हैं, 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर की यहाँ पर क्या मिल जाएगी, ए के मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ। कितने कंपोनेंट बना सकता हूँ, दो। यहाँ पर थीटा लगा, वहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए cos थीटा, और यहाँ पर कोई थीटा नहीं है, वहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यहाँ 0.27 × 10⁻, कितना दिया बेटा, 6 मल्टीप्लाई। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो काफी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड में जो चेंज आता है वो वेरी स्मॉल चेंज होता है कंपेयर टू नंबर ऑफ सी से उसको ए जाना है। तो सेल के अंदर भी तो रेजिस्टेंस होता है, तो उसको पार करने में उसको 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। तो पूरी ब्रांच जब तक एक जंक्शन से 5 एम्पीयर। अब ये 5 एम्पीयर में से 3 एम्पीयर इधर चली गई, तो बेटा बता यहाँ पर कितनी जाएगी, 2 एम्पीयर। सही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। इसको इसका जो ईएमएफ होगा वो कैसा रखा जाएगा। बच्चों क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शक्ति में। बच्चों आज की क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट लेकर आए हैं, और बहुत ही शानदार वन शॉट है बेटा। अगर आप इस पूरी क्लास को देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो टॉपिक हमको स्टडी करना है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो। द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो किसका, चार्ज का, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना, द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है। अगर हमको इसका मेजरमेंट करना है, क्या करना है बेटा, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स की दुनिया में हर एक चीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो करंट को भी मेजर करना है बेटा। तो करंट को कैसे मेजर करेंगे, तो करंट को मेजर करने के लिए हमने एक तरीका बनाया हुआ है। देखिए क्या तरीका बनाया हुआ है, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा। क्या है बेटा, कंडक्टर। इस कंडक्टर का कुछ एरिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी बेटा। क्या लगा दी, बैटरी। यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। जैसे ही स्विच को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, करंट फ्लो होगी। और याद रखना, पहले से बता रहा हूँ मैं आपको कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू क्या होती है बेटा, नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू कहाँ फ्लो होती है, नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे कंडक्टर होगा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ना वो अपोजिट टू करंट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट टू करंट होता है, जबकि करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। मतलब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में चलता तो इलेक्ट्रॉन ही है। एनीवे, अब मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज ये एरिया कितना है बेटा, ए एरिया है। अब इस ए एरिया से, कितने एरिया से, इस ए एरिया से कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इससे पास कर रहे हैं। तो हमने बताया कि टी सेकंड में, कितने सेकंड में, टी सेकंड में इससे क्यू चार्ज फ्लो होता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1 सेकंड में होगा Q/T। तो इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड जितना चार्ज की क्वांटिटी निकल जाती है ना, उसी चीज का नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये उसका मेजरमेंट हो गया और वही उसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो होगा उसके मेजरमेंट को क्या कहेंगे, हम करंट कहेंगे। ठीक है बेटा। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा करंट का, देखिएगा जरा। I इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या होता है, एनी पुट कर देंगे तो एनी अपॉन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको पॉज करिए, नोट करिए। अब हम समझते हैं करंट। देखो बेटा, करंट के दो टाइप्स हैं यहाँ पर, और वो कुछ सिचुएशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं इन टाइम टी, और हम बात करते हैं एट टाइम टी। अगर इन टाइम टी पर आपसे करंट पूछेंगे तो आप उसको क्या कहोगे, और एट टाइम टी पर करंट बोलेंगे तो आप उसको क्या कहोगे। दो तो इन टाइम टी मतलब एक इंटरवल में आपको करंट पूछी जा रही है, एक बड़े इंटरवल में आपको करंट पूछी जा रही है कि इतने सेकंड से इतने सेकंड के बीच में कितनी करंट रही, तो वो आपकी एवरेज करंट कहलाती है बेटा। कौन सी करंट कहलाती है बेटा, एवरेज करंट कहलाती है। एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा Q/ΔT। इसी चीज को आप बेटा कैसे लिखते हो, इसी चीज को आप लिखते हो Q2 - Q1। ठीक है।
फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज और डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम इंटरवल। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कौन सी करंट होती है बेटा, आपकी एवरेज करंट होती है। तो एवरेज करंट इन टाइम टी में होती है, इन टाइम टी में होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एट टाइम टी, अभी करंट बता, अभी करंट की क्या वैल्यू वो बता। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोला जाता है बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी होता है। एक बात बेटा गौर फरमाइएगा यहाँ पर कि जो डी क्यू बाई डी टी होता है ये आपका स्लोप होता है, और स्लोप क्या देता है आपको, करंट देता है। कौन सी करंट देता है, इंस्टेंटेनियस। डिफरेंशिएशन का मतलब आपको पता है ना कि स्लोप क्या देता है आपको, हाँ डिफरेंशिएशन आपको स्लोप देता है, और वो स्लोप किसका है, चार्ज और टाइम का है, तो वो आपको क्या देगा, करंट। तो मैं लिख भी देता हूं, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम गिव्स करंट। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट कि स्लोप ऑफ चार्ज टाइम गिव्स करंट, यानी कि चार्ज और टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। अच्छा बेटा, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक और फॉर्मूला सुनिए। देखिए एक और फॉर्मूला सुनिए बेटा, अगर मान लो वो आपको करंट देकर करंट की वैल्यू पूछे, करंट देकर करंट की वैल्यू पूछे, तो आप क्या करोगे, तब आप एवरेज करंट कैसे निकालोगे। तो एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अगर वो आपको करंट दे दे और करंट पूछ ले, तो आप क्या करोगे, उस करंट का इंटीग्रेशन करोगे और टाइम का इंटीग्रेशन कर दोगे, तो ये एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे आप क्या निकाल पाओगे, उसकी एवरेज करंट। बेटा ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको वो करंट देकर एवरेज करंट पूछे, तो करंट का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम का इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज करंट मिल जाएगी। एक और चीज सुनिए बेटा, अगर मैं इस डी टी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, देखो जरा, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, आई इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाई डी टी आ जाएगा। अब मैं बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा टोटल चार्ज। क्या मिल जाएगा बेटा मेरे को, टोटल चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, यस आई एन डी टी। ठीक है, अब बेटा ये जो इंटीग्रेशन है किसका किया है मैंने, क्या बोलते हैं, करंट और टाइम का। तो करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन। तो ये जो हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हमको क्या देता है, टोटल चार्ज देता है। तो जानी कि आपको क्या समझ में आया यहाँ पर कि एरिया, एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया। तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, किसका ग्राफ, करंट एंड टाइम गिव्स टोटल चार्ज। ठीक है बेटा, तो देखो जब भी आप करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक एरिया मिलेगा, और वो एरिया आपको क्या देगा, टोटल चार्ज देगा। ठीक है बेटा, और जब डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो आपको स्लोप मिलेगा, और वो स्लोप क्या देगा, आपको करंट देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनके बेसिस पे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। पॉज करिए। नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड भी काफी न्यूमेरिकल थ्योरी में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक एटम है, उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बेटा एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, और चलता हुआ चार्ज क्या बनाता है, करंट बनाता है। तो इस ऑर्बिट में कितनी करंट बनेगी उसको निकालने का क्या तरीका, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, करंट एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट आई इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग इन वन रिवोल्यूशन, कि वन रिवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो चार्ज फ्लोइंग इन वन रिवोल्यूशन उसको हम बोलेंगे ई, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो आपके इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा I इक्वल टू ई इंटू न्यू। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं बेटा, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर वापस यहीं पर आता है। ठीक है बेटा, तो आपको इसकी रफ्तार कितनी है, वो रफ्तार हम मान लेते हैं v, यानी कि स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का कितना होता है बेटा, 2 पाई r होता है, और एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, t लगता है। तो मैं t की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, t को इधर लेकर आऊंगा बेटा मैं, तो t यहाँ आ जाएगा और v कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये तो इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड आ गया, क्या आ गया बेटा, टाइम पीरियड आ गया। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है बेटा, ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर रखेंगे तो वेलोसिटी आपकी ऊपर चल जाएगी, और 2 पाई r कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला मिलेगा, E मल्टीप्लाई v डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको मिलता है यहाँ पर,
और इसके बेसिस पर आप करंट की फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो वो कितनी करंट बनाएगा, उस करंट को निकालने का ये फॉर्मूला है। क्लियर बच्चों, इसको पॉज करिए, नोट करिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड एक बढ़िया न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम है बेटा अपने पास, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये उसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। वो वेलोसिटी हमको गिवन है बेटा, गिवन है कि नहीं, चलो स्पीड दी है तो गिवन क्वांटिटी क्या है बेटा अपने पास, तो गिवन क्वांटिटी है वेलोसिटी, कितनी है बेटा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, ठीक है। कितनी रेडियस है, जिस रेडियस पे ये मूव कर रहा है वो हमको गिवन है, तो r कितना पता है अपन को बेटा 5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, हमको क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, तो ये कितनी करंट बनाएगा वो निकालना है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है EV/2πr। फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19। वेलोसिटी कितनी दी है बेटा 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2π, और r कितना है तेरे पास, r है तेरे पास 5 इंटू 10⁻11। फटाफट से सॉल्व करते देख, ये पॉइंट हटाओगे, ये एक जीरो बढ़ा, ये वाला पॉइंट हटाओगे, ये एक जीरो और बढ़ा, ठीक है। अब इसका अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ पर है अपने पास 22 गुणा 16, 16 दूनी 32 की 2 हाथ से लगे 3, 16 दूनी 32, 33 34 35, तो ये आ गया तेरा 35, यानी कि तेरा आ गया करंट। ऊपर मैं लिख देता हूँ 352 मल्टीप्लाई, देख 10 की घात कितनी है 19, और यहाँ पर 10 की घात कितनी है 6, तो ये तेरा कितना हो गया 10⁻13 हो गया, सही कि नहीं। ओके, चल नीचे क्या आ जाएगा तेरा, नीचे आ जाएगा तेरा 2π मल्टीप्लाई, ये कितना है तेरा 5 है। अच्छा, नंबर को मैं पहले लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 5। अच्छा देखो 5 टू जा कितना हो गया 10 हो गया, ये तो 10 लिख देता हूँ बेटा, इसको क्यों लिखना है पाई मल्टीप्लाई 10, ठीक है बेटा। अब देख यहाँ पर 2 10 ऑलरेडी थे, तो यहाँ पर कितना हो गया तेरा 10⁻3 हो जाएगा। देख इसका मल्टीप्लाई किया 10 आया, और यहाँ पर 2 10 ऑलरेडी थे, 10 की पावर कितना होगा 3 हो गया, और यहाँ पर कितना है 10 की पावर माइनस का 11 है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा तेरा, तो I इक्वल टू हो जाएगा तेरा 352 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर, ये तो 13 चल रहा है, और यहाँ पर पाई है, और ये कितना हो गया तेरा 10 टू पावर माइनस का 8 हो गया, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 352 मल्टीप्लाई, अब देखो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये 13 है और ये 8 है, कितना बड़ा है ये अपन से 5 बड़ा है, तो ये आ जाएगा तेरा माइनस का 5, सही कि नहीं। ओके, और नीचे क्या चल रहा है पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, कितनी होती है बेटा 3.14, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर तुम्हें 2 जीरो मिल जाएंगी, यानी कि 2 जीरो मिलेंगी, तो ये तेरा हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। और ये लगभग अगर अपन देखो ये 352 लिखा है और ये कितना लिखा है 314 लिखा है, तो इसको अगर हम 300 मानेंगे तो करीब करीब ये 1 आ जाएगा, तो लगभग में जो तेरा आंसर आएगा नियरली, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻3। और हमने क्या निकाली करंट, तो इतने एम्पियर तेरी क्या आ जाएगी करंट, या मिली एम्पियर बोल सकते हो तुम, 10⁻3 को क्या बोलते हैं 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर की यहाँ पर क्या मिल जाएगी तेरे को करंट मिल जाएगी। एक बार आंसर भी हम चेक कर लेते हैं, यस, तो इसका आंसर यही आ रहा है। क्लियर है बच्चों, तो इसको बेटा पॉज करिए और नोट करिए बच्चों। अब हम अगली चीज डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है और इसका नेचर क्या होता है, ये स्केलर होती है वेक्टर होती है। देखो एक चीज तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या फ्लो होती है करंट फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट होते हैं, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो याद रखना करंट की जो डायरेक्शन होती है वो बेटा याद रखिएगा पॉजिटिव टू क्या होती है नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट टू करंट होती है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से कहां फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से कहां फ्लो होती है, लो पोटेंशियल, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑलवेज लो पोटेंशियल टू क्या होता है बेटा हाई पोटेंशियल हो गया। तो ये तो हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगली चीज की हम बात करते हैं नेचर ऑफ करंट। तो नेचर ऑफ करंट क्या होता है, देखो करंट कैसी क्वांटिटी है, तो हमने बेटा क्या किया, एक जंक्शन बनाया। क्या बनाया देख बेटा, जंक्शन। यहां से कुछ करंट फ्लो कराई हमने, मान लो सपोज 3 एम्पियर, चलो, और यहां से करंट आ रही है बेटा 5 एम्पियर, तो यहां पर कितनी करंट जाएगी। अगर बेटा ये इसका वेक्टर सम होगा तो कुछ करंट जाएगी, स्केलर सम होगा तो कुछ करंट जाएगी। देख हमने क्या किया, पहले जैसे हमने यहाँ पर एक मीटर लगा दिया,
क्योंकि हम तो उसको देख नहीं सकते, तो मीटर ही हमको बता सकता है कितनी करंट जा रही है। तो हमने मीटर लगाया तो हमने देखा कि यहाँ से 3 आ रही है और यहाँ से 5 आ रही है। अगर इसका मैं वेक्टर सम करूंगा तो 3 और 5 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगी 2 एम्पियर। और अगर मैं इसका स्केलर सम करूंगा तो ये मेरे को मिलेगी 8 एम्पियर। और यहाँ पर मीटर भाई साहब ने बताया कि 2 एम्पियर नहीं 8 एम्पियर। तो जाने कि करंट का जो सम होता है वो कौन सा सम होता है, स्केलर सम होता है। बट ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसके बाद डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन भी है और ये स्केलर भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो सम होता है वो कौन सा होता है, स्केलर सम होता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। ओके, इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बच्चों अब नेक्स्ट क्वांटिटी हम डिस्कस करते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा, ठीक है, इसका कुछ एरिया है, ए एरिया है, ठीक है। अब इस ए एरिया के यूनिट एरिया की बात कर रहा हूं। देखो ये टोटल एरिया कितना है बेटा, ए है, टोटल एरिया कितना ए है, लेकिन उसके यूनिट एरिया से जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो आपका करंट डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, यस, Q/AT। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, करंट डेंसिटी का। अगर आप इस फॉर्मूले को और कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो Q का फॉर्मूला क्या होता है, NE होता है। तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, NE/AT। ठीक है बेटा, ये वाला जो चैप्टर है वो ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से इसकी कर पाओगे। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले डेफिनेशन सुन लो। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये जो आपका क्या था, एरिया था, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, नॉर्मल होगी। और चार्ज का फ्लो भी कैसा होगा, नॉर्मल टू एरिया होगा, तब आपकी करंट डेंसिटी ये होगी। अब सुनो, अगर मैं इसके एरिया को बेटा ऐसे कर देता हूं तो अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा बेटा, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। लेकिन करंट का फ्लो कैसा है, ऐसे है, लाइक दिस, करंट ऐसे जा रही है। तो ये करंट की डायरेक्शन के साथ ये एरिया वेक्टर यानी कि नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। तो इस ए के मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूं। कितने कंपोनेंट बना सकता हूं, दो। यहां पर थीटा लगा है, वहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए कॉस थीटा। और यहां पर कोई थीटा नहीं है, वहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए साइन थीटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमको कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन का हम कंपोनेंट लेंगे। तो अगर आप करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला बनाते हैं तो वो क्या फॉर्मूला बनेगा, यस, क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो बेटा, Q/T को मतलब बोलते हैं करंट, और E का मतलब क्या होता है, एरिया। तो देखो यहां पर कौन सा एरिया लेंगे हम, ए कॉस थीटा। तो बेटा आपकी जो करंट डेंसिटी जो होती है ना, वो एरिया से भी काफी ज्यादा इफेक्टेड होती है। क्या होती है, एरिया से। अगर आप एरिया को चेंज कर दोगे तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर ज्यादा एरिया होगा तो आपकी करंट डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी क्या है यार, देख आपने क्लास 11 में डेंसिटी पढ़ा होगा। जैसे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो जहां पर एयर के मॉलिक्यूल जहां पर भी है, वहां पर भी है, वहां पर भी है, तो जहां पर डेंसिटी कम है। अगर मैं इन सबको पकड़कर एक ही जगह पे रख दूं, सिमटा के एक ही जगह पे रख दूं, तो सारे मॉलिक्यूल एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो हम कहेंगे डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो बेटा जो एरिया कम होगा, जहां पर एरिया कम होगा वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर एरिया बहुत ज्यादा होगा वहां पर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो आपकी डेंसिटी एरिया से भी इफेक्टेड होती है, और अगर थीटा एंगल पर है तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, J=I/A cos थीटा होता है। और नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो J=QT/A होता है। ठीक है बेटा, और T को नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, NE, तो आप रख लेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं करंट डेंसिटी के, अच्छे से याद रखिएगा। और ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, चलिए इसको पॉज करिए। बच्चों करंट डेंसिटी में एक और कंसेप्ट हम समझते हैं, बहुत ही प्यारा सा। देखो यहाँ पर एक आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक ट्यूब है या एक कंडक्टर है। यहाँ का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर A1 है, और यहाँ का एरिया कितना है बेटा, A2 है। अब यहाँ से आपने कुछ करंट फ्लो कराई, ठीक है बेटा, मान लो ये करंट कितनी है, 10 एम्पियर। तो क्वांटिटी ऑफ करंट कितनी है, 10 एम्पियर। तो यहाँ से टर्निंग आई, और टर्निंग के बाद करंट को इस छोटे से एरिया से पास करना है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट जा रही है तो टर्निंग के बाद भी यहाँ से कितनी निकलेगी, 10 एम्पियर। याद करिए बर्नौलीज प्रिंसिपल, स्टडी फ्लो के लिए याद करिए। तो आपने वहाँ पर ये देखा था कि स्टडी फ्लो के लिए जितना वाटर यहाँ से सप्लाई करोगे ठीक उतना ही वाटर यहाँ से नहीं मिलेगा। बट एक कंडीशन हो जाती थी वहां पर कि बेटा जहां पर मुंह बड़ा होता है वहां पर वाटर की रफ्तार क्या होती थी, कम होती थी। बेटा याद करिए बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्लास 11 में। और जहां पर
एरिया कम होता था वहां पर वाटर की रफ्तार ज्यादा होती थी। तो सेम थिंग यहां पर भी वही लगेगी, जितनी क्वांटिटी आप चार्ज की जहां से फ्लो करोगे सेम चार्ज की क्वांटिटी यहां से आपको निकलने वाली है। तो एक बात तो अच्छे से याद रखिएगा बेटा कि नो चेंज इन करंट बाय चेंजिंग एरिया। तो एरिया चेंज करने से करंट चेंज नहीं होती और टर्निंग करने से भी चेंज नहीं होती। अब अगला प्रिंसिपल समझिए, देखिए फॉर स्टडी फ्लो, अगर स्टडी फ्लो है हमारा तो स्टडी फ्लो पर जहां से चार्ज की जो भी क्वांटिटी जा रही होगी, जहां से चार्ज की जो भी क्वांटिटी जा रही होगी वो कितने एरिया को पास कर रही है बेटा, A1 को। थोड़ी देर बाद इसका साइज जो वो डैरो हो गया तो यहां से कितनी निकलेगी, तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई, जितनी थी वही निकलेगी, लेकिन ये लाइन जो होगी ना करंट का जो फ्लो होगा वो काफी पास पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, काफी पास पास आ जाएगा। लेकिन जितनी क्वांटिटी करंट की यहां से इंटर करती है सेम उतनी क्वांटिटी यहां से बाहर निकलेगी। तो याद रखिएगा फॉर स्टडी फ्लो के लिए I1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, I2। अब अगली चीज सुनिए, अभी मैंने करंट डेंसिटी का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, I/A होता है, ठीक है। पर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो आपकी बेटा करंट डेंसिटी किससे इफेक्टेड होती है, एरिया से, इसलिए तो वो वेक्टर है, इसलिए तो वेक्टर। देखो ना क्यों वेक्टर, देखो मैं बताता हूं, इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये I आ जाएगा। अब I क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और आपको पता है कि कोई भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर देता है। तो जाने कि इसको भी वेक्टर होना पड़ेगा, इसको भी वेक्टर होना पड़ेगा, तभी तो आपको करंट मिलेगी, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर है इसलिए तो वो स्केलर है। इस तरह से भी इसको फील करिए, ठीक है बेटा। और इसका अगर अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, JA cos थीटा, मैग्नीट्यूड JA cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, करंट होता है। एनीवे इधर आइए, तो जहां पर एरिया जहां पर ज्यादा होगा वहां पर करंट डेंसिटी कैसी होगी बेटा, कम होगी। तो जहां पर करंट डेंसिटी कम होगी तो जहां पर मैं करंट डेंसिटी को मान लेता हूं बेटा J1। यहां पर एरिया छोटा है तो जहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी उसको क्या मान लेता हूं, J2। तो अगर आप देखेंगे यहां से एक रिजल्ट मिलेगा हमको, ये सिचुएशन तो रहेगी, तो यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, सिंस A1 ग्रेटर देन A2 देयरफॉर J1 लेस देन J2। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अब एक और नई चीज मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, पहले इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखिए वो चीज क्या है, इसको हम रब कर देते बेटा। देखो अब ये एक फॉर्मेट है फॉर स्टडी फ्लो के लिए, I1 इक्वल टू कितना होता है बेटा, I2 होता है। अच्छा, अब हम करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था, J इक्वल टू क्या होता है बेटा, I/A होता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, J इंटू A आ जाएगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ बेटा, तो एक फॉर्मूला क्या मिलेगा मेरे को, J1 A1 और यहाँ कितना मिल जाएगा, J2 A2 मिल जाएगा। अब ये वायर है, वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं J1 इंटू इसकी जगह आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं J1/J2 इक्वल टू R2/R1 का पावर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। यहां से एक चीज और आप निकाल सकते हैं कि देखो J1 के सामने आया R2 और J2 के सामने आया R1, तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि J इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, किसके, जो करंट डेंसिटी होती है ना वो रेडियस की स्क्वायर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा, अगर ध्यान सुनोगे तो आपके न्यूमेरिकल आपके चुटकियों बनेंगे। तो अगर आप रेडियस को इंक्रीज कर दोगे तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आप रेडियस को डिक्रीज कर दोगे तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ बेटा, यहीं पर देखो ये आया अपना, इसी को हम थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, ठीक है। अब देखिए जरा, इसी में हम एक चीज और निकाल सकते हैं J1/J2। देखो अब रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। तो अगर मैं डायमीटर रखता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा D2/2 और यहाँ पर आ जाएगा D1/2। तो इसका 2 ऊपर चला जाएगा और ये स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो J1/J2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, D2/D1 का होल स्क्वायर। तो अगर आपसे करंट डेंसिटी का रेशियो पूछा जाए और अगर आपको डायमीटर देकर करंट डेंसिटी का रेशियो पूछा है तो भी आप निकाल सकते हो, करंट डेंसिटी का रेशियो देकर डायमीटर पूछा है तो भी आप निकाल सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है आप लोगों के लिए, प्लीज इसको पॉज करिए और नोट करिए। क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है करंट डेंसिटी का। देखिए, करंट फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर एज शोन इन फिगर, ठीक है साहब। द डायमीटर D1, तो D1 आपको गिवन है कितना, डायमीटर D1 आपको गिवन है, गिवन
लिख देता हूँ मैं यहाँ पर गिवन d1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 मिलीमीटर। तो पहले तो इसको चेंज कर लो मीटर में, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है साहब, आगे क्या लिखा है एंड द करंट डेंसिटी ऑफ द लेफ्ट। देखो ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया बेटा राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है एंड द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज J = दिस। ओके, तो हमको करंट डेंसिटी दी है लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड ये बोल रहा है ना, देखो ना यहाँ पर लिखा है ना द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज दिस। इस कंस्ट्रक्शन की लेफ्ट साइड की हमको क्या दी है डेंसिटी, वो कितनी है 1.27 × 10⁻⁶ और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी का क्या होता है यूनिट होता है। अब हमको क्या निकालना है व्हाट करंट फ्लो इनटू द कंस्ट्रक्शन। तो देखो करंट, तो पहले पॉइंट का आंसर निकालने जा रहे हैं, करंट फ्लो इनटू द कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन से फ्लो होने वाली करंट का क्या फॉर्मूला होगा, तो देखो करंट का फॉर्मूला होता है करंट इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको एरिया दिया गया है और क्या दिया गया है यहाँ पर, यस करंट डेंसिटी दी गई। अब बात आती है एरिया की, तो एरिया तो बेटा हमको यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन एरिया के रेफरेंस में हमको क्या दिया गया है डायमीटर। तो बेटा इसको डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इसको मैं नाम देता हूँ J1 और इस वाले एरिया को नाम देता हूँ बेटा A1। ठीक है बेटा, तो ये J1 हो गया और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई r1² हो जाएगा। अब तेरे को डायमीटर गिवन है, ना कि तेरे को क्या गिवन है एरिया, तो तू क्या करेगा J1 × पाई और इसको हम लिख देंगे d1/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा, तो J1 पाई और ये कितना आ जाएगा d1 का स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी करंट मिल जाएगी। तो आइए सॉल्व करें। देखो I = J1 की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, तो J1 की वैल्यू अपने पास 1.27 × 10⁻⁶ कितना लिखा है बेटा 6 लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है। ठीक है बेटा, d1 की वैल्यू कितनी है, तो d1 की वैल्यू आपको दी गई है दिस और अपॉन में क्या है तुम्हारा 2। अच्छा देखो ये 4 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा, स्क्वायर लिखा है ना, देखो स्क्वायर लगा है ना, तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ 4 × 10⁻6 आ जाएगा। सही कि नहीं, देखो स्क्वायर लगा है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया 4 हो गया और 10⁻³ के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो 3 2 कितना हो गया 6 हो गया और अपॉन में क्या है ये तेरा 4 है, ये 4 से ये 4 तेरा कैंसिल हो जाएगा, 10⁻6 से ये 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जरा जहाँ पर देखो 2.7 × 3.14 आ रहा है। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब करीब 1 के बराबर है और ये 3 के बराबर है, तो करीब करीब आपकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। दिस इज आवर आंसर। तो इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर मैं करूंगा इसका सेकंड पार्ट इसका ट्राई करने जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ द करंट डेंसिटी इज डबल्ड एज इट इमरजेंस फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड से जो करंट निकलेगी तो उसकी डेंसिटी क्या होगी डबल, यानी कि हमको गिवन है, क्या चीज़ गिवन है बेटा, हमको ये चीज़ गिवन है कि ये J2 जो होगा ना वो J1 का क्या हो गया डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम हो गया तो डेंसिटी तो डबल हो ही जाएगी ना, ये हमको गिवन है। तो हमको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन व्हाट इज डायमीटर D2, यानी कि D2 की वैल्यू निकालनी है। D2 की वैल्यू हमको निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो फॉर स्टडी फ्लो, मैंने पहले ही बताया था फॉर स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है बेटा, I1 = क्या होता है I2 होता है। अब I1 को आप कैसे सेट करोगे, J1 A1 = J2 A2। ठीक है, इतना ज़्यादा बखेड़ पालने की जरूरत क्या है, अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो पता है इसका। क्या फॉर्मूला पता है अपन को, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पता था, J1/J2 = D2/D1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था डायरेक्ट। तो इसी से कर लेते हैं ना। तो देखो J1 कितना है अपने पास, तो देखो जरा J2 की जगह मैं रख देता हूँ, ये देखना जरा ध्यान से, J1 और J2 की जगह क्या है 2J1। ठीक है बेटा, और ये क्या चल रहा है D2 का स्क्वायर और ये नीचे D1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके। देखो J1 से J1 कैंसिल हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा पॉज करके आपने नोट कर ही लिया। तो कितना आएगा बेटा तुम्हारा, तो तुम्हारा आ जाएगा 1/2 = D2² ठीक है बेटा। अच्छा, तो हम एक काम करेंगे, हमको D2 निकालना, तो D1 को यहाँ भेज देंगे हम, तो ये आ जाएगा, यहाँ चल रहा है D2 का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा आपका D2 = 1/√2 मल्टीप्लाई में D1। ठीक है बेटा,
अब इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो कितना आएगा बेटा, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, और उससे 1 में डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.707, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है तेरा D1 चल रहा है। अब D1 की वैल्यू आपको तुम्हें पता है कितनी है, D1 की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1.41, इतना ही कुछ आ रहा है क्या, यस इतना ही आ रहा है मिलीमीटर। दिस इज अवर आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको पॉज करके नोट करिएगा। आइए बच्चों अब हम समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, इसको समझने से पहले दो चीजों पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास बेटा एक मटेरियल है, ठीक है। अब ये मटेरियल रखा हुआ है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, और एक मटेरियल रखा हुआ है बेटा आपका यस रूम टेम्परेचर पर। कहाँ पर रखा हुआ है बेटा, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है 300 केल्विन। कितना होता है बेटा 300 केल्विन, और 0 केल्विन हो गया आपका, ठीक है। अब 0 केल्विन पर सिचुएशन क्या होती है, जितने भी एटम होते हैं उनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एटम के साथ क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। एटम के साथ क्या होते हैं, बाउंडेड। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो फ्री हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सिचुएशन क्या होती है कि बहुत सारे एटम से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो चुके होते हैं, तो हमको इस तरह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो उनके स्पेस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। तो इस तरह से बहुत सारा सिचुएशन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का सिचुएशन हमको ये मिलेगा। ये कहाँ मिलता है, रूम टेम्परेचर पर, यानी कि 300 केल्विन पर। अब ये वाले जो बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन कब मिले, रूम टेम्परेचर मिले। रूम टेम्परेचर पर क्या हुआ, तो बेटा इनको हीट मिलती है। क्या मिलती है, हीट। और उस हीट के कारण ये अपने एटम को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, मेटल की स्पेस पर आ जाते हैं, जो खाली स्थान होता है ना वहां पर आ जाते हैं। मेटल को छोड़ के नहीं भागेंगे, रहेंगे तो मेटल पे, लेकिन बाहर आ जाएंगे। अच्छा, बाहर आगे क्या करेंगे, खड़े रहेंगे, नहीं खड़े तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, मोशन में आएंगे। क्यों मोशन में आएंगे, क्योंकि उनको हीट मिल गई। तो हीट मिलने से उनके पास एक वेलोसिटी आ जाती है, इसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कितनी होती है, तो आंसर है, याद रखिएगा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो काफी ज्यादा स्पीड में ये भागते रहते हैं, इतनी स्पीड से। अब देखिए जरा, अब इतनी इस इलेक्ट्रॉन की क्या है, थर्मल वेलोसिटी है। अब इस वेलोसिटी से क्या करता है, ये जिगजैग मोशन करता है। जिगजैग मोशन क्यों करता है, कि आसपास में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, तो ये पॉजिटिव आयन को खींचते रहते हैं, तो ये उनकी तरफ जाता है, भागता है, टकराता है। इस तरह से इनका क्या चलता रहता है, जिगजैग मोशन चलता रहता है। और ये चलने की जो रफ्तार होती है वो 10 की घात कितनी होती है, 6 मीटर पर सेकंड। इतनी फास्ट तरीके से ये चलता है। अब ये सिचुएशन कहाँ है, ये इस एटम के अंदर हो रही है। ये सिचुएशन कहाँ हो रही है, इस एटम के अंदर हो रही है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे मैं एक बताता हूँ आपको, देखो ये पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक और इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, इसको इससे टकराने के लिए। तो ये टकराने से पहले ही रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जैसे ही इससे टकराने से पहले अगर एक रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये पहले इससे टकराएगा, बाद में इससे टकराएगा ना, सही बात है नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो क्लास 11 का कंसेप्ट है, दो सेम मास की बॉडीज आपस में टकराएंगी तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इसको मिल जाती है, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है। तो भैया जी तो घूमना स्टार्ट कर देता है और जी वाला इलेक्ट्रॉन दौड़कर भाग निकल जाता है। तो हमको क्या लगता है, ये वाला आया और ऐसे निकल गया, लेकिन एक्चुअली वही इलेक्ट्रॉन तक नहीं था, दूसरा इलेक्ट्रॉन था। तो ये सारी चीजें इस मेटल के अंदर रूम टेम्परेचर पर हो रही होती है। लेकिन हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट है कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चल ही रहा है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है और चलता हुआ चार्ज करंट बनाता है, तो ये थर्मल वेलोसिटी इस कंडक्टर के अंदर करंट क्यों नहीं बना रही है, क्यों नहीं बना रही है। तो उसका रीजन क्या देखा गया कि वेलोसिटी क्या कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर। अब जरा आप ध्यान देखिएगा, इसमें मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होती है, जैसे आपने पढ़ा हुआ एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमको क्या सिखाती है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन 100 बार इधर जा रहा है, और हाँ एक चीज और सुनिए बेटा, एक चीज और सुनिए जो मेरे से छूट गई है, कि इस मेटल के या किसी भी मेटल के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नियरली 10⁻29 मीटर क्यूब होते हैं। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इतना ज्यादा क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो कभी भी आप नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। तो आप सोच सकते हो कि करोड़ों इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में गए हैं तो करोड़ों इधर भी गए होंगे। तो
इस रास्ते से कितना, ये एक रास्ता दे दिया तो करोड़ों इधर गए, कितनी वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से, उतनी वेलोसिटी से इधर आए, तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस रास्ते से नीट वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी, 0, क्योंकि अरे यार सोचना 100 बार इतना इधर गया और 100 बार इधर गया, रास्ते से नीट वेलोसिटी कितनी, 0, 100 बार ऊपर गया, 100 बार नीचे गया, वेलोसिटी कितनी, 0। तो यहां पर इस रास्ते से नीट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ये बनाया हुआ है कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड जितना चार्ज निकलेगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से वो चार्ज निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि जितनी बार इधर गया उतनी बार इधर गया है और सेम वेलोसिटी से गया है, तो नीट रिजल्ट उसका कितना आता है, 0। इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो थर्मल वेलोसिटी से चल रहा होता है वो इलेक्ट्रिक करंट बना ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिक करंट कब बनेगी, तो उसको बनाने के लिए अब समझिए जरा, अब हम क्या करते हैं, देखो इसको पॉज कर लिया, नोट कर लिया, ठीक। आइए अब हम समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये अंदर क्या है, इधर देखिए जरा ध्यान से, ये आपको बेटा मैंने एक मटेरियल दिया, ठीक है। अब इस मटेरियल के अक्रॉस हम क्या करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं बैटरी के थ्रू। तो बैटरी के थ्रू जब बेटा हम वोल्टेज लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसका लेंथ L है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V = E × L। अब इन दोनों में से बड़ा कौन होता है बेटा, V बड़ा होता है, क्योंकि E और L के मल्टीप्लाई से V बनता है। तो जाने कि वोल्टेज जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है, मतलब बड़े स्तर पर होता है। तो बड़े स्तर पर कौन अप्लाई होता है, वोल्टेज अप्लाई होता है। तो छोटे लेवल पर कौन होता है, माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे स्तर पर होता है, वो हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगता है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर। तो हर एक इलेक्ट्रॉन में कौन काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ में काम कर रहा है, L लेंथ में। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वोल्टेज। तो याद रखिएगा वोल्टेज बड़ा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, वो हर एक इलेक्ट्रॉन के पीछे जाकर उसको चलाता है, ठीक है। और L लेंथ है तो वो L लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है बेटा। एनीवे अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक एटम यहाँ पर है पॉजिटिव, दूसरा एटम यहाँ पर है पॉजिटिव, और एक एटम यहाँ पर है पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया, इससे टकरा चुका था। अब मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो अब क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है, F = क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नेगेटिव। तो ये वाला फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराकर इसकी तरफ भाग रहा था, मान लो V1 वेलोसिटी से इसकी तरफ भाग रहा था। तो हुआ क्या, ये वाला फोर्स लगता है तो ये थोड़ा सा भागते भागते भाग तो रहा ही है, लेकिन भागते भागते थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होकर इस एटम से ना टकराकर इससे टकरा जाता है। तो ये इधर की तरफ क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, और वो ड्रिफ्ट मैंने कितना मान लिया, V1। अच्छा साहब, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था इस एटम से टकराने के लिए, लेकिन हुआ क्या, फोर्स लगा, और फोर्स लग के ऐसे ये क्या हो गया, इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई, V2। पहले स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी U1 थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई, V1। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा चुका था, ऐसे जा रहा था U2 वेलोसिटी से, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई, V2 हो गई। इसी तरह से एक एटम मान लो इधर की तरफ एटम नहीं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहा है इस एटम से टकराने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज कहाँ की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ। तो इधर ना भाग कर यहीं तक भाग पाया, तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाने के बाद आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ध्यान से देखोगे ना, तो उसकी डायरेक्शन दिस, यानी कि पोटेंशियल लगाने पर सभी इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हम कहते हैं कि इसमें क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट। तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। पहले नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले कौन सी वेलोसिटी से चल रहा था बेटा, थर्मल वेलोसिटी से चल रहा था। और थर्मल वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो जितनी बार वो इधर गया है उतनी बार इधर गया है, जितनी बार इधर गया है उतनी बार इधर गया है, जितनी बार इधर गया है उतनी बार इधर गया है। तो एक क्रॉस सेक्शन से कितनी बार गया, 0 बार गया। तो थर्मल वेलोसिटी से करंट फ्लो नहीं होती है। यस, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करता है तब यस करंट फ्लो होती है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट को हम, ये वाली जो ड्रिफ्ट होने की जो वेलोसिटी है इसको हम एवरेज निकाल लेंगे, तो वो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या कहलाएगी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। क्या बात आपको समझ में आई? अब इसी चीज को हम लिख लेते हैं, पॉज करिए, नोट करिए। समझते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमने फिनोमेना अभी एक्सप्लेन किया था उसको हमने किस तरह से लिखा है। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल की तरफ वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। एंड व्हाइल कीप मूविंग विथ थर्मल वेलोसिटी, फुल स्टॉप, ड्रिफ्ट
इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब वो मूव तो थर्मल वेलोसिटी से कर रहे हैं लेकिन ड्रिफ्ट फोर्स की डायरेक्शन में होते हैं। दिस फिनोमेनॉन इज ड्रिफ्टिंग, इस फिनोमेना को हमने क्या दिया बेटा, ड्रिफ्टिंग, एंड इट्स वेलोसिटी क्या कहलाएगी, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। आगे क्या लिखा है कि दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट बिकम, ये वाली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्या बनाने के लिए बेटा, करंट बनाने के लिए, बिकम। दिस इज नॉट कैंसल, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होती, जो कि आपकी थर्मल वेलोसिटी क्या हो रही थी, कैंसिल आउट हो रही थी। ठीक है, ओके। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, ये वाली जो वेलोसिटी होती है वो बहुत, अब देखो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना बहुत स्मॉल होती है कंपेयर टू थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी मतलब बहुत फास्ट दौड़ना, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में लाइट बड़ी जल्दी आ जाती है, 100 किलोमीटर दूर आपका पावर हाउस है आपके घर से, फिर भी लाइट आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपका जो कंडक्टर होता है बेटा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं तो वहां से हमको मिलता है इंपल्स। इंपल्स जानते हो कितना होता है? लाइट का जो इंपल्स होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि लाइट की रफ्तार का जो इंपल्स आता है वो झटका हमारे घर तक पहुंचता है। कभी भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं आता, पावर हाउस का कभी इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं हमारे घर पर, हमारे पास क्या आता है, इंपल्स आता है, उसका झटका आता है। ठीक है, रफ्तार में। लेकिन याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रफ्तार बहुत कम होती है, लेकिन इंपल्स बहुत हाई होता है, उसकी रफ्तार लाइट की स्पीड के बराबर होती है, इसलिए हमारे घर पर बिजली बहुत जल्दी आ जाती है। और करोड़ों अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो झटका लगता है तो तुरंत हमारा इलेक्ट्रॉन मटक जाता है हमारे घर का और हमारा बल्ब चालू हो जाता है। ठीक है बेटा, फिर भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻1 मिलीमीटर, इतने ऑर्डर की हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बेटा। ठीक है, बट स्टिल इट इज इफेक्टिव टू मेक करंट, करंट बनाने के लिए काफी इफेक्टिव है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग इन द सेम डायरेक्शन इज वेरी लार्ज। और अगर हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला बेटा होता है Q/T होता है, तो Q की वैल्यू कितनी होती है, N। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी हाई क्या बनेगी, यहाँ पर करंट बनेगी बेटा। ठीक है, तो इसको पॉज करिए, नोट करिए। वेलोसिटी में एक नया कंसेप्ट समझते हैं, रिलैक्सेशन टाइम का कंसेप्ट। रिलैक्सेशन टाइम का कंसेप्ट क्या है बेटा, कि आपके पास एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने क्या लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ड्रिफ्ट हो रहा था। तो देखो जरा, जैसे एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ पर है, तो ये उसके पास जाने से पहले थोड़ा सा क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है, और ड्रिफ्ट होकर इस एटम से टकरा जाता है। अब ये रफ्तार ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये रफ्तार ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो हो सकता है कि देखो ऐसे भी हो सकता है, अगर ये एटम पास में आ गया तो ये जल्दी टकरा जाएगा, और बहुत दूर होगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से किसी भी एटम को दो कोलिजन के बीच में कुछ एक टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है, और वो वाला जो टाइम होता है वो हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है। अगर डिस्टेंस पास में होगा तो कम टाइम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा दूर होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, टाइम अलग अलग होता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो भी इलेक्ट्रॉन थे थर्मल वेलोसिटी से चल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर, तो हम सब लोगों ने क्या किया, उन सभी टाइम का एवरेज निकाला। क्या निकाला, एवरेज, और उस एवरेज टाइम को हमने नाम दे दिया है रिलैक्सेशन टाइम। तो बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है कि दो एटम के बीच के जो कोलिजन का जो टाइम होता है ना, एक एटम ये दूसरा एटम, इनके बीच का जो टाइम होता है, टकराने के बीच का जो टाइम होता है, पहले इससे टकराया, फिर इससे टकराने के बाद अब इससे टकराने जा रहा है, तो बीच में तो नहीं टकराया ना, तो बीच का जो टाइम होता है ना, दो टक्करों के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। लेकिन ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड एवरेज में निकालते हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का टकराने का टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है, उन सबका एवरेज निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम लिखते हैं टाउ से लिखते हैं। टाउ इज द टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन elapsed बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। वो टाइम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए हम सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकाल लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो कोई भी दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। अब ये जो आपका बेटा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जो होता है, ये फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का। यानी कि जो आपका रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है बेटा, वो किससे इफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से। तो देखिए जरा, अगर इस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी 300 केल्विन पर इसकी कुछ वेलोसिटी है। अब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर राइज कर दिया। क्या कर दिया, टेम्परेचर राइज किया। तो टेम्परेचर राइज करने से इसकी थर्मल वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, और बेटा जब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये बहुत तेजी से चलेगा, और जब ये तेजी से चलेगा तो इसका टाइम, टकराने का टाइम तो और कम हो जाएगा। तो बेटा टक्कर का टाइम कम हो जाएगा, और टक्कर के टाइम को ही आप बोल रहे हो, टाउ बोल रहे हो, तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ क्या होता है, डिक्रीज। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा,
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको यही चीज आपको आनी चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, टाउ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। कोई भी दो टक्करों के बीच के समय को, टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन का टाइम अलग अलग होता है। तो सबका आप एवरेज निकाल लोगे तो वो आपका रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा, जिसको हम कैसे लिखेंगे, टाउ से लिखेंगे। ठीक है, और टाउ किसका फंक्शन होता है बेटा, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आइए बच्चों हम निकालते हैं इसमें एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस at होता है। लेकिन ये जो u है बेटा वो आपकी कौन सी वेलोसिटी है बेटा, थर्मल वेलोसिटी है। और आपको पता है हर इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी अलग अलग होती है, लेकिन हम उसका एवरेज लेंगे तो एवरेज वो कितना आता है, कैंसिल होकर 0 आ जाता है। तो इसको तो मैं रखूंगा बेटा 0, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा तेरा, 0 प्लस at आ जाएगा। अब t क्या है तेरा, रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम भी तेरा एवरेज होगा, तो उसको मैं लिखूंगा टाउ। तो तेरे को कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, ड्रिफ्ट, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही तेरी एवरेज वेलोसिटी होती है। ये आ गया, तो ये bd इक्वल टू कितना आ गया, a टाउ आ गया। अब a का फॉर्मूला क्या होता है, a एक्सेलरेशन होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, मास। तो इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा है तेरे को पता है, इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा है, माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम। अब इस ए को यहाँ पर पुट कर दो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ई, ई कैपिटल स्मॉल ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, और अपॉन में कितना चल रहा है, एम। तो ये तेरा फॉर्मूला आ गया किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, तेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो देख ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करने हैं। तो bd इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई, कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम। यहाँ पर E अपॉन M जो होता है वो स्पेसिफिक चार्ज होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। अगर इसको तुम कांस्टेंट मान लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और टाउ को इंक्रीज कर दोगे तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों, तो इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं। बच्चों एक नया रिलेशन हम समझते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता है उसको समझिए। देखिए यहाँ पर बेटा एक कंडक्टर है अपने पास, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इस कंडक्टर का सपोज लेंथ कितना मान लिया बेटा, एल मान लिया, और इसका एरिया हमने कितना मान लिया बेटा, टोटल एरिया ए मान लिया। तो हमने कुछ लिख लिया यहाँ पर बेटा कि अ कंडक्टर हैज लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एन बोलेंगे। तो एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, तो इसके बेटा टोटल वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है बेटा, और नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, एन। तो ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, फिर से सुनिए, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया, क्या देगा तेरे को, वॉल्यूम देगा। अब उस यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, एन इंटू ए एल। क्लियर है बच्चों, ठीक। अब हमने यहां से निकाला टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन ए एल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, माइनस ई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस ई एन ए एल। ये आपका क्या आ गया, टोटल चार्ज। साहब टोटल चार्ज क्यों निकालना है बेटा, करंट निकालना है ना। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। जब करंट निकलेगा तभी तो निकाल पाएंगे ना, ठीक है। तो चार्ज निकालना पड़ा हमको ताकि हम क्या निकाले, करंट निकाले। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, चार्ज आ गया। अब इसके बाद होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सभी इलेक्ट्रॉन को कौन सी वेलोसिटी मिल जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेटअप हो जाती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर वही चीज लिखी है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी इज सेट अप एंड इलेक्ट्रॉन कीप ड्रिफ्टिंग। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बेटा, अब हम क्या निकालते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को मान लो जहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं बेटा, और जहां से बाहर निकल रहे हैं, तो यहां से यहां तक वो कितना लेंथ ट्रेवल करेंगे, इतना लेंथ ट्रेवल करेंगे, और कितनी वेलोसिटी से करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करेंगे। तो उनको यहां से यहां तक, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो इस लेंथ की बात कर रहे हैं। तो इस लेंथ में उसको कितना टाइम लगेगा, पीरियड फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट कंप्लीट लेंथ। तो एल लेंथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो एल अपन क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। ये तेरा क्या आ गया, टाइम। अब हम निकाल सकते हैं करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो देखो बेटा चार्ज कितना है तुम्हारा, ये लिखा है ई एन ए एल, और टाइम कितना लगा, एल अपॉन बी डी। एल से एल कैंसिल, बी डी कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा एन ई ए बी डी।
तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा करंट का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर माइनस साइन आपको क्या बता रहा है कि करंट अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो ये साइन बता रहा है। अगर हम ओनली इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बेटा, तो करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NEA/BD आ जाएगा। आप चाहो तो बेटा यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला बना सकते हो। क्या बनेगा, BD बराबर बताइए, ये सब नीचे चला जाएगा तो I/NEA। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और नया फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली चीज समझिए, ये आपका करंट का फॉर्मूला आ गया, I इक्वल टू कितना, NEA/BD। देखो अब हम हमारे फॉर्मूले में N है, E है, A है और BD है। ठीक है, अगर मान लो ये तीनों कांस्टेंट हम कर देते हैं तो आपका करंट का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा करंट होगी। अगर हम मान लो इन तीनों को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपकी करंट किस पर डिपेंड करेगी, N पर, नंबर ऑफ डेंसिटी पर डिपेंड करेगी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी डेंसिटी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा आप किसी को भी कांस्टेंट करके करंट का किसी के साथ भी क्या बता सकते हो, रिलेशन बता सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेटा, याद रहेगा, नोट करिए, पॉज करके फिर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म एक कंडक्टर है। ठीक है बेटा, यहाँ से करंट इसमें फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट यहाँ से बाहर निकल रही है। यहाँ से आने वाली करंट को मैं नाम देता हूँ I1 और यहाँ से जाने वाली करंट को मैं नाम देता हूँ बेटा I2। अब ये नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर यानी कि इसका एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है। तो आपको पहला रेट तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि A1 बड़ा है किससे, A2 से। ठीक है बेटा, अच्छा, और यहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो फॉर स्टडी फ्लो है। कौन सा फ्लो है बेटा, स्टडी फ्लो है। ओके, अब आपकी सिचुएशन क्या है, अब आपको ये बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन पर और इस क्रॉस सेक्शन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। इस क्रॉस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या होगी और यहाँ पर क्या होगी। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं, काफी बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितनी करंट यहाँ से एंटर करेगी उतनी करंट वहां से निकलेगी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ा है फॉर स्टडी फ्लो के लिए। तो क्या बनेगा, I1 इक्वल टू क्या बनेगा, I2 बनेगा। अब अगली चीज क्या है बेटा, जहां पर एरिया बड़ा है और जहां पर एरिया कैसा है, छोटा है। तो बेटा जहां पर एरिया बड़ा होगा, जहां पर एरिया छोटा होगा, तो उस सिचुएशन पर अगर हम बात करें, किस चीज की बात करें, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। तो देखो जरा ध्यान देखना, यहां पर एरिया बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, दिख रहा है आपको, और जहां पर एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, पास पास है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी और जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी। तो इस सिचुएशन में E1 से बड़ा कौन होगा बेटा, E2। समझ में आया बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ डेंसिटी की। देखो बेटा N क्या होता है, N किसी भी मटेरियल का डेंसिटी का एक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का क्या होता है, नंबर होता है। और वो N तभी बदलता है बेटा जब आप मटेरियल चेंज करते हो। तो यहां से यहां तक पूरे में एक ही मटेरियल हमने यूज किया, अगर मान लो सपोज हमने कॉपर यूज किया है तो यहां से यहां तक ये पूरा कॉपर है। तो अगर एक ही मटेरियल है तो नंबर डेंसिटी भी बेटा कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कम कहां होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होगी। तो जहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसलिए E1 से बड़ा कौन है, E2। और N1 N2 बराबर है क्योंकि एक ही मटेरियल है। अगली चीज सुनिए, अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी का रिलेशन बेटा किससे है, आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको याद है, करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल टू I/A। यानी कि करंट डेंसिटी जो होती है, करंट अगर कांस्टेंट है तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहां पर एरिया बड़ा होगा वहां डेंसिटी यस कम होगी, जहां एरिया छोटा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी। तो एरिया कम कहां है, यहां पर है, तो J2 बड़ा होगा किससे, J1 से। अब बच्चा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आप कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने आपको करंट का फॉर्मूला निकाला था, I इक्वल टू NEA/BD। ठीक है बेटा, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, I/NEA। ठीक है बेटा, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इनको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां का एरिया छोटा है तो जहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, कम होगी। जहां का एरिया बड़ा है तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इस तरह के डायग्राम के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर डेंसिटी, करंट डेंसिटी सबके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो इसको पॉज करिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में नया कंसेप्ट हम समझते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी किसकी होती है बेटा, तो याद रखिएगा, मोबिलिटी होती है चार्ज कैरियर की, कि चार्ज कैरियर कितनी रफ्तार में चल रहा है, वो उसकी मोबिलिटी होता है। चार्ज कैरियर कब चलता है बेटा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो चार्ज चला कितनी वेलोसिटी चला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है,
BD। ये कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इतना ड्रिफ्ट आता है, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना ड्रिफ्ट आएगा? तो BD अपॉन E आएगा। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जितना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है या चार्ज के ड्रिफ्ट होता है वही उसकी क्या कहलाती है? मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब चलना, कितनी रफ्तार में वो चला। ठीक है, इसकी वन लाइन डेफिनेशन है, देखिए बेटा, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इन अ पर्टिकुलर मीडियम इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज यूनिटी। ठीक है बेटा, तो इसका फॉर्मूला आ गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है वो उसकी मोबिलिटी है, बट मोबिलिटी का ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, ये डेफिनेशन से बनाया हुआ फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको याद है ई टाउ। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। याद रखिए, बार बार बोल रहा हूं, एम क्या है? तेरा मास है। इस BD को जहां पर पुट करेगा तो ये आएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा। तो किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी का फॉर्मूला बेटा ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर E अपॉन एम क्या है? स्पेसिफिक चार्ज। E अपॉन एम क्या है बेटा? स्पेसिफिक चार्ज। अगर ये कांस्टेंट हो, तेरी मोबिलिटी किसके प्रोपोर्शनेट है? रिलैक्सेशन टाइम पीरियड के। तो अब तेरे को पता है कि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जो होता है बेटा, वो किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा, और टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो मोबिलिटी भी तेरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम इसका यूनिट बना लेते हैं। तो यूनिट कैसे बनाएंगे बेटा? तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? BD अपॉन E होता है। तो वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट नीचे ऊपर जाएगा मीटर, तो आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है बेटा, अब इसका डायमेंशन बनाना चाहो तो बना लो आप। क्या बनेगा डायमेंशन? देखो, लेंथ का क्या होता है? L स्क्वायर। अरे लेंथ का L होता है, लेकिन स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर लगा लिया। ठीक है बेटा, अब B क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज का आपको याद है? तो देखो, वोल्टेज का याद नहीं तो मैं बताता हूँ, वर्क अपॉन टाइम वो चार्ज होता है, तो mL2 T-2। ठीक है बेटा, चार्ज का क्या होता है? ET होता है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी? mL2 T-3 A माइनस, हम यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा? mL2 T-3 A-1। ठीक है बेटा, इसको तुम सॉल्व करोगे, देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, L T ऊपर जाएगा T की पावर +3, A ऊपर जाएगा तो A प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? डायमेंशनल मोबिलिटी का। ठीक है, तो आप देख लेना कहीं गलती तो नहीं होगी मेरे से, सब सही किया ना? ठीक है, तो ये आपका यूनिट हो गया, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये डेफिनेशन हो गई, ये फॉर्मूला हो गया बेसिक, और ये ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, पॉज करिए, नोट करिए। करंट लेक्चर में नया टॉपिक हम बात करते हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या होता है, ये आपने क्लास 10 में बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर बेटा हमारे पास एक कंडक्टर है, इसका कुछ एरिया है। ठीक है, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस हम लोगों ने एक बैटरी लगाई है, और बैटरी के साथ हमने एक रियोस्टेट लगाया है। रियोस्टेट क्या होता है बेटा? करंट कंट्रोलर होता है जो करंट को कंट्रोल करता है। उसको हम इस तरह से एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारी क्या है? एक की है, यानी कि स्विच है, जिसको ऑपरेट करेंगे वैसे करंट क्या होगी? इसमें फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब करंट फ्लो होगी तो इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए बेटा हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा के रखा हुआ है पैरेलल में। अब उस अच्छा दूसरी चीज, कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करने के लिए हमने एम्पीयर मीटर लगा के रखा हुआ है। वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा के रखा हुआ है, करंट नापने के लिए एम्पीयर मीटर लगा के रखा हुआ है। अब हमने इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले हमने इसका टेबल बनाया। जब वोल्टेज बेटा 0 था, करंट 0 था। जब वोल्टेज 2 था, करंट 1 था। वोल्टेज 4 था तो करंट 2 था। वोल्टेज 6 था तो करंट 3 था। तो इस तरह से हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी प्रोपोर्शनल में करंट हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वोल्टेज इस कंडक्टर के अक्रॉस जो हम अप्लाई वोल्टेज होता है वो उसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक कंडीशन है जो आपने सुनी होगी, यहां पर लिखा है प्रोवाइडेड ऑल अदर फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, अगर वो सेम रिमेन सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा I के। ठीक है बेटा, अब बेटा यहां पर जब प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट एक कंडक्टर का होता है। किसका होता है? कंडक्टर का, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? R से। तो यहां आ जाएगा, तो R की वैल्यू निकालेंगे तो V/I आ जाएगा। तो R क्या होता है? रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो R क्या होता है? रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है बेटा, अगर हम चाहें तो इसके बीच ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने बाय एक्सिस में वोल्टेज ले लिया है, एक्स एक्सिस में करंट ले लिया है। अब जरा ध्यान देखिएगा कि यहां पर वोल्टेज की पावर कितनी है? 1, और करंट रेजिस्टेंस तो क्या है? कांस्टेंट है, और करंट की पावर भी कैसी है? 1। जब दोनों की पावर कैसी हो? 1 हो, तो हमको क्या मिलेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, अब देख अगली चीज मैं बताता हूं। ये एंगल है थीटा।
थीटा का मतलब क्या होता है, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, जो बेस हो गया, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है तेरा स्लोप होता है, और स्लोप को कैसे लिखते हैं, m से लिखते हैं, या हम इसको स्लोप ही लिख देते हैं बेटा, तो p/b ये तेरा क्या है, स्लोप है। अब जरा ध्यान देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पर p की बात करूँ तो ये मेरे को क्या दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है, यानी कि वोल्टेज में डिफरेंस दे रहा है, तो मैं इसको डेल्टा बी लिख लेता हूँ। ये मेरे को करंट में डिफरेंस दे रहा है बेस, तो मैं इसको डेल्टा आई लिख लेता हूँ। तो डेल्टा भी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई तेरा क्या है, स्लोप, और स्लोप v अपॉन आई क्या होता है r, और ये तेरा स्लोप है, तो स्लोप यहां पर क्या दे रहा है तेरे को, रेजिस्टेंस दे रहा है, तो r इक्वल टू क्या आ गया तेरा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई। ठीक है बेटा, तो स्लोप तेरे को क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्लियर है बेटा, तो b और i का जो स्लोप होता है वो तेरे को क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब इसकी एक खासियत है कि अगर आप यहां पर आप थीटा एंगल लोगे तो जो स्लोप तुम्हें यहां मिला वही स्लोप यहां मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला जो रिलेशन होता है वो लीनियर रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, लीनियर, और लीनियर रिलेशन हमको दिखता है ओम्स लॉ में। ठीक है, ओके। इसी तरह से मैंने बेटा एक ग्राफ यहां पर बना के दिया है b और i का, यहां पर दो स्लोप है, एक ये वाला स्लोप है और एक ये वाला स्लोप है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन सा बड़ा है। तो दिख रहा है ये ज्यादा थीटा बना रहा है, जैसे इसको मैं θ1 बोलता हूं तो इसको क्या बोलूंगा, θ2 बोलूंगा बेटा। तो जिसका स्लोप किससे डिसाइड होता है, tan थीटा से, और tan थीटा किससे डिसाइड होता है बेटा, एंगल से। अगर एंगल बढ़ा दोगे तो स्लोप बढ़ जाएगा, एंगल घटा दोगे तो स्लोप घट जाएगा। तो बेटा जहां पर एंगल कौन ज्यादा बना रहा है, R1 ज्यादा बना रहा है, एंगल कौन कम बना रहा है, R2 कम बना रहा है, तो इसका मतलब R1 बड़ा हुआ किससे, R2 से। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों, तो इसको पॉज करिए और नोट करिए। अब हम समझते हैं कि प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है उसको मैं प्रूव करने जा रहा हूं बेटा। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान समझिएगा। देखो ये हमारे पास बेटा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या लगाएंगे बेटा, वोल्टेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, वोल्टेज लगाएंगे बैटरी की सहायता से। ठीक है बेटा, जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो इसका लेंथ सपोज L है और हमने वोल्टेज लगाया, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू एल। तो इसके हर एक पॉइंट पर कौन काम बनना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ड्रिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होगा, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसका फॉर्मूला हमको याद है। अच्छा, और एक और फॉर्मूला हमको याद है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, तो याद करिए, अभी मैंने करके बताया था आपको, I इक्वल टू NEA/BD। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने याद किया था, क्या होता है, E कैपिटल E टाउ अपॉन m होता है। इसको यहां पर पुट कर दीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू NEA, इसको यहां रखेंगे तो E कैपिटल E टाउ अपॉन m आ जाएगा। E और E कितना हो गया तेरा सर, E स्क्वायर हो जाएगा, A कैपिटल E टाउ अपॉन क्या हो जाएगा तेरा m हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देख जरा ध्यान से, यहां से E का फॉर्मूला निकालना बेटा, जरा क्या आएगा, B अपॉन L आएगा कि नहीं आएगा। इस E को यहां पुट कर दे तो तेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, NE स्क्वायर, A E की वैल्यू कितनी है, V अपॉन L, और साथ में क्या चल रहा है तेरा टाउ, और ये तेरा m है। ठीक है बेटा, कोई खास बात नहीं है, E का ही फॉर्मूला रखा है हमने। ओके, अब हमने B को नीचे लेकर आना है, तो I अपॉन क्या हो गया तेरा, V हो गया। इधर क्या आ जाएगा तेरा, NE स्क्वायर A टाउ, और अपॉन में क्या है बेटा तेरा L m है। ओम्स लॉ में क्या होता है, V अपॉन I होता है, ये I अपॉन V आया, तो इसको इन्वर्ट कर लेंगे। तो इन्वर्ट कर लेंगे तो और करके क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I, तो ये L m ऊपर चला जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये वाली जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट का नाम ही क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, रेजिस्टेंस। तो V अपॉन I इक्वल टू क्या आ गया तेरा, R आ गया। दिस इज ओम्स लॉ। लेकिन ओम्स लॉ के प्रूव करने के पीछे हमने एक फॉर्मूला बड़ा शानदार बना लिया है रेजिस्टेंस का, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो R इक्वल टू LM अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो ये रेजिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला होता है, काफी वर्सेटाइल फॉर्मूला है, ये हमारे बड़े काम में आएगा। देखिए जरा, आपका जो रेजिस्टेंस है, देखो सबसे पहले देखो E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है, एरिया ऑफ करप्शन ऑफ कंडक्टर, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा तुम सुनो, N कब बदलता है, जब मटेरियल बदलता है। याद रखना, N कब बदलता है, जब मटेरियल बदलता है। ठीक है, लेकिन
ई और एम तो वही रहेंगे, तो जाने कि m अपॉन एन ई स्क्वायर तो तेरा कांस्टेंट हो गया, और तू टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा तो तेरा टाउ भी कांस्टेंट हो गया। तो अब हमारे फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, L अपॉन ए आ रहा है, यानी कि तेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो किसकी वजह से चेंज हो सकता है, लेंथ की वजह से चेंज हो सकता है, या फिर किसकी वजह से चेंज हो सकता है, एरिया की वजह से चेंज हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अब यहां से एक कंसेप्ट तेरा निकला कि अगर तेरा वायर ज्यादा मोटा है यानी कि उसका एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, और अगर तेरा वायर काफी पतला है तो उसका एरिया कैसा है, छोटा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यस ज्यादा होगा। इसी तरह से एक वायर है तुम्हारे पास बेटा, एक वायर है और इसी मटेरियल का एक और वायर तुमने यहां पर लगा दिया, तो इसकी लेंथ L से बढ़कर कितनी हो गई, 2L हो गई, तो रेजिस्टेंस भी तेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो लेंथ में रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा। दूसरा, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, पतले वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या होता है रेजिस्टेंस का माइक्रोस्कोपिक लेवल में फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है। क्लियर बच्चों, पॉज करिए, समझते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो कौन कौन सी चीजों से इफेक्ट होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आपका रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, तो लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनेट, अगर बाकी सबको क्या मान लो आप, कांस्टेंट। नंबर 2, आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, अगर बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। देखो बेटा, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताना है तो तीसरी क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तभी आप रिलेशन बता पाओगे। अगर आप सबको बदलोगे तो रिलेशन नहीं बता पाओगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं R और L की बात कर रहा हूं तो बाकी सबको कांस्टेंट मानूंगा, R और A की बात कर रहा हूं तो बाकी सबको कांस्टेंट मानूंगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से मैं बात करता हूं बेटा थर्ड पॉइंट में इसके कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, N के। इसका क्या मतलब, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/n के। इसका क्या मतलब है कि बेटा एक तुम्हारे पास मटेरियल है, ठीक है, कोई सा भी मटेरियल है, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी नंबर ऑफ डेंसिटी होगी उससे ये इफेक्टेड होता है। बट एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, जैसे मैं कॉपर ले रहा हूं तो उसका एक पर्टिकुलर N1 होगा, क्या होगा, N1 होगा, मतलब नंबर डेंसिटी होगी। इसी तरह से अगर मैं आयरन लेता हूं बेटा, क्या लेता हूं बेटा, मैं आयरन लेता हूं तो उसमें नंबर डेंसिटी अलग होगी, तो हम कहेंगे कि इस मटेरियल का रेजिस्टेंस R1 है तो इस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। और नंबर डेंसिटी कॉपर में ज्यादा होती है तो इसका रेजिस्टेंस आयरन के रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा, ये बात याद रखिएगा। तो नंबर डेंसिटी बदलने से ही R बदलता है, और नंबर डेंसिटी तब बदलती है जब आप मटेरियल बदलते हो, और मटेरियल जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए नंबर डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, तो उसका रेजिस्टेंस नंबर डेंसिटी से इफेक्टेड नहीं होता। लेकिन याद रखना, नंबर डेंसिटी मटेरियल बदलने के अनुसार बदलती है, नहीं बदलोगे तो उसका रेजिस्टेंस उसका उतना ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब इसमें एक चीज और आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए टाउ। और टाउ किसका फंक्शन है बेटा, टाउ का रिलेशन है बेटा टेम्परेचर से। किससे रिलेशन है, टेम्परेचर। अगर बेटा आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो टाउ क्या हो जाएगा, तेरा डिक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज हुआ बेटा तो टाउ तेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और टाउ डिक्रीज हुआ और ये वाली क्वांटिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तेरा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना, टेम्परेचर जब भी हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल का, और टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉज करिए और नई चीज के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। अभी आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, याद कर लीजिए बेटा। अभी आपने देखा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था V/I। ठीक है, और इसका यूनिट होता है बेटा रेजिस्टेंस का या तो वोल्ट पर एम्पियर होता है, या फिर हम इसको लिए यूज करेंगे यहाँ पर ओम। तो बेटा याद रखना, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है, या फिर क्या होता है बेटा, ओम होता है। कितना होता है, ओम। अब एक नई चीज आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। तो ये एक मटेरियल का कैरेक्टर होता है। क्या होता है, मटेरियल का कैरेक्टर। मटेरियल के चेंज होने से ये चेंज होता है, अगर मटेरियल चेंज नहीं करोगे तो ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आइए समझते थोड़ा। पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि R जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं कि R जो होता है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा जब तुम दोनों को मिला दोगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो रो आएगा, तो रो को हमने यहाँ पर नाम दिया रेजिस्टिविटी। लेकिन रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कैरेक्टर होता है। अच्छा साहब, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए बेटा हमने लेंथ ली 1 और एरिया कितना लिया 1, तो ये सब बंद कर दोगे तो रो किसके बराबर आ गया बेटा, R के बराबर आ गया। यानी कि
आर ही तेरा क्या होता है। जहां पर एक चीज समझना जरा कि यहां पर जो रेजिस्टिविटी है इसको निकालने का तरीका ये होता है, लेकिन एक्चुअली में जो रेजिस्टिविटी है वो किसका कैरेक्टर है बेटा, मटेरियल का कैरेक्टर है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या बना ली कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कंडक्टर अक्रॉस टू अपोजिट फेसेस व्हिच हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ यूनिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम एज 1 यूनिट। उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। लेकिन याद रखना रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। अच्छा, तो यहां से रेजिस्टिविटी का बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो यहां से ए को इधर फेंक दो, एल सॉरी ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, एल का नीचे होगा, राइट। तो आर ए अपन क्या आ जाएगा, एल। हम इसका यूनिट बना सकते हैं, तो यूनिट क्या बनेगा बेटा, तो यूनिट बन जाएगा इसका, यस, रेजिस्टेंस का भी बताया क्या होता है, ओम। और एम ए क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका यूनिट। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इस पर बेस्ड, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला, ये होता है आर इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए होता है। ठीक है बेटा, अभी तक आपने ये देखा कि आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ठीक है, अगर रो कांस्टेंट है तो, रो कांस्टेंट है तो ये सिचुएशन है। ठीक है, चल इसको साइड में कर। अब ये तेरा फॉर्मूला आ गया। अब देख, मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया बेटा, देख यहाँ पर रो एल अपॉन ए था, तो मैंने क्या किया, देख जरा, एल ए नीचे एल का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी एल का मल्टीप्लाई नहीं किया, ए का मल्टीप्लाई कर दिया, और ए का ही मल्टीप्लाई कर दिया, ए का ही मैंने डिवाइड कर दिया। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये तेरा क्या हो गया, वॉल्यूम। यानी कि अब रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला क्या आ गया, रो भी अपॉन ए स्क्वायर, रो भी अपॉन ए स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देख अगली चीज समझ यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले में, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, इसमें मैंने एल का मल्टीप्लाई कर दिया और एल का ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एल का एल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर, और इसका एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो तेरा इसी आर का एक ये फॉर्मूला बन गया, तेरा इसी आर का एक ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है साहब, अब मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में देख, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा तेरे को ये तो पता ही होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, मास अपॉन डेंसिटी आएगा। तो जहां पर वॉल्यूम के स्थान पर मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, तो मास नीचे, डेंसिटी कहां पहुंच गई, ऊपर। तो जहां पर सिग्मा क्या है बेटा, तेरी मटेरियल की डेंसिटी है, रो क्या है तेरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी है। अब यहां पर क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, जरा ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, और सवाल में आपका एरिया कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, और रो तो किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है, तो आर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, आर का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, एल के साथ। किसके साथ, एल के साथ, जब एरिया कांस्टेंट हो। और अगर आपको एरर निकालना हो, तो इसमें एरर आ जाएगी, डेल्टा एल अपॉन आर इक्वल टू, इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा एल अपॉन एल। ये एरर निकालने का, और परसेंटेज एरर तो परसेंटेज का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 से 10%, 5 से 10% के बीच में जो एरर होता है उसको आप इस फॉर्मूले से बेसिकली निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन याद रखना क्या कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, अब देखो जरा, अब इस फॉर्मूले को कब यूज करना है रेजिस्टेंस में, जब हम किसी तार को खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में बेटा तेरा वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो तेरा आर का रिलेशन एरिया के साथ कैसा रहेगा, ये रिलेशन रहेगा। ठीक है, अगर मान लो तेरे को एरिया नहीं दिया है, तेरे को क्या दिया है, रेडियस दी है, मतलब रेडियस दी है, तो आर ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो ये इस पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तेरा फॉर्मूला आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, उसको मार गोली, पाई कांस्टेंट है, गोली मार दे उसको। तो अपन एक काम करते हैं, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये बनेगा, सही लिखा है। ये रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ा स्मॉल लिख लेता हूँ बेटा मैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसको स्मॉल लिखा। यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो रेडियस के 4th पावर की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट कब होता है, जब तार को मेल्ट किया जाता है, खींचा जाता है, ताना जाता है, ये सब सिचुएशन। इसी तरह से एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये भी वॉल्यूम कांस्टेंट पर है, लेकिन ये वॉल्यूम कांस्टेंट पर आपको किसके साथ, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन बताता है। किसके साथ रिलेशन बताता है बेटा, लेंथ के साथ रिलेशन बताता है। ये भी कब आएगा, जब हम तार को खींच रहे हैं। जैसे मान लो एक तार को खींचकर उसकी लेंथ को डबल कर दिया है, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगा, तो उसको आप इस फॉर्मूले से निकालोगे।
मान लो हमने एक तार को खींचा और खींचकर उसके एरिया को डबल कर दिया, तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में एरिया आता है, लेंथ नहीं आता है, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले में लेंथ आता है, एरिया नहीं आता, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। समझ में बात? तो केस टू केस हमको ये चीज यूज करनी है। अगर एरर निकालने वाली बात आएगी तो इसका एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा आर अपॉन आर और 2 डेल्टा एल अपन कितना लिख दोगे बेटा? डेल्टा। परसेंटेज निकालो तो परसेंटेज का आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में बात? तो देखो फिर से एरिया कांस्टेंट है तो आर का डायरेक्ट रिलेशन होता है आर से, और रो तो हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता ही है, मतलब सॉरी गलत बोल दिया, रो तो उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा ही। ठीक है, अगर तेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, रो उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट ही होगा, तो एरिया के साथ रिलेशन है। अगर तेरा फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है और रो तो कांस्टेंट होगा ही, तो एल के साथ रिलेशन है तेरा। और लास्ट रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड काफी अच्छे से सवाल बनते हैं। अगर तेरे को डेंसिटी और रो, अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट होगा ही, तो आर का क्या रिलेशन होगा? एल स्क्वायर अपॉन एम से होगा। तो डायरेक्ट आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि ये वन शॉट है, तो इसमें सारे फॉर्मूले में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बेटा, इसको पॉज करिए, नोट करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, डिफरेंट मटेरियल के लिए हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लेते हैं बेटा मेटल्स। मेटल्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मेटल्स का अगर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। क्या रीजन है इंक्रीज होती है? तो देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बेटा, ये किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालता हूं तो क्या फॉर्मूला निकलेगा रेजिस्टिविटी का? तो रेजिस्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है क्या था? आर ए अपॉन एल, यही था ना बेटा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जरा पुट करके दिखाइए जरा मेरे को, यहाँ पर कितना आएगा फॉर्मूला रखने पर, देखना जरा। देखो, जो एल एम ए अपॉन ये वाला एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो देखना बेटा जरा, एल से एल कैंसिल हो गया तेरा, ए से ए कैंसिल हो गया तेरा, तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला तेरा आ रहा है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो मैं अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। जाने की तेरी जो रेजिस्टिविटी है वो केवल और केवल इफेक्टेड होगी तो किससे होगी? या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इफेक्टेड होगी या फिर टेम्परेचर से इफेक्टेड होगी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड किसको बताता है? यस, टाइम को बताता है। किसको बताता है? टाइम। और टाइम किसका फंक्शन है? यहाँ पर टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर में चेंज करोगे तो टाउ में चेंज आएगा। तो अब आइए बेटा जरा ध्यान से देखना जरा, यहां पर हमने क्या किया, स्टोरी क्या बनाई रीजन के, कि हम बेटा हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटा थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है? तेरी इंक्रीज हो जाती है, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब कोई चीज ज्यादा रफ्तार से भागेगी तो उसका टाइम कम लगेगा, यानी कि तेरा टाउ क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया। और जब बेटा टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब ही क्या होता है? रेजिस्टेंस। अगर बेटा नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या बढ़ गया? रेजिस्टेंस। टक्कर कोई तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं यार, और नंबर ऑफ कोलिजन बहुत तेजी से होने लगेगा तो यस, स्वाभाविक सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमने रीजन क्या दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज, देन रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिक्रीज, देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज, दैट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है बेटा? अब इसमें एक टर्म्स और आती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए ये क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन मैंने यहां लिखा हुआ बेटा, दिस इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अल्फा ऑफ अ सैंपल ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल का जो भी रेजिस्टेंस है अल्फा, उसको आपने क्या किया? इंक्रीज किया। हुज रेजिस्टेंस इज 1 ओम, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करके आपने उस मटेरियल का सैंपल कितना चेंज कर दिया? 1 ओम। तब आपको क्या मिलेगा? तो देखिए स्टार्टिंग में मान लो सपोज जब आपने उसको हीट नहीं किया था तब उस सैंपल का रेजिस्टेंस कितना था? R0, इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपने उसको हीट किया और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और अभी मैं उसको मान के चल रहा हूँ डेल्टा टी, क्योंकि मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो सुन फिर से, R0 उसका इनिशियल रेजिस्टेंस है जब हीट नहीं किया है, हीट किया डेल्टा टी टेम्परेचर से तो नया रेजिस्टेंस RT है। अब इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तुम इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी RT माइनस R0 अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि ये आ गया चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? चेंज इन
टेम्परेचर। तो ये होता है तेरा अल्फा। क्या होता है बेटा? अल्फा। ठीक है बेटा, ये अल्फा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसकी पॉजिटिव होती है यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ा, और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसकी नेगेटिव होती है यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घटा। क्लियर है बेटा? और ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, क्योंकि अब रेजिस्टिविटी का इफेक्ट हम किससे देखेंगे? इस फॉर्मूले से देखेंगे, m/ne² टाउ। क्लियर है बेटा? इसको पॉज करो, नोट करो, फिर हम बढ़ते आगे। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है? बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर होता है, जैसे निक्रोम, कांस्टेंटन। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं? एलॉय कहलाते हैं। अब इन एलॉय में हमने एक चीज देखी कि जब इनका टेम्परेचर हमने राइज किया तो इसके जो अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, उसमें बहुत कम चेंज आता है, नेग्लिजिबल। तो यहां पर हमने देखा कि सो वेरी स्मॉल या नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर इसकी अल्फा की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? डू नॉट चेंज। तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है बड़ा चेंज नहीं होता है विथ टेम्परेचर इन एलॉय। तो याद रखिएगा, एलॉय का टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, बहुत कम चेंज हमको देखने को मिलता है। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने देखी एलॉय में, तो हमने यहां से क्या बनाया? एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर बताया। तो जो आपके मीटर ब्रिज होते हैं, पोटेंशियोमीटर होते हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड वायर हम यूज करते हैं ना, उसमें किस चीज का वायर यूज किया जाता है? एलॉय का। तो याद रखना, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, या फिर कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, मीटर ब्रिज का जो वायर होता है वो यस स्टैंडर्ड वायर होता है, जो काय का बना होता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टर होता है, वो किस चीज का बना होता है बेटा? एलॉय का। ठीक है, ओके, उसी को हम काय में यूज करते हैं? लैब में। तो याद रखिएगा। ठीक है, फिर से बता देते हैं। सो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा, इसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। रेजिस्टर डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर इन एलॉय ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का इसको हम काय के लिए यूज करते हैं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन लैब। क्लियर बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपका लिक्विड होता है बेटा। ठीक है, लिक्विड का जब अभी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमेशा इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है ना लिक्विड का, जो गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है, उससे उसकी ग्रेविटी क्या हो जाती है? ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। तो रीजन मैंने यहां पर दिया है, एट हायर टेम्परेचर द ग्रेविटी डिक्रीज बिकम थिन, वो पतला हो जाता है। सो फॉर आयंस इट इज इजियर टू मूव, तो आयंस को चलना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और इजी हो जाएगा, किसी चीज को चलना कोई रुकावट नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इसको बेटा पॉज करो, नोट करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मेटल लेते हैं हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के ऊपर पूरा कंप्लीट चैप्टर है, उसको वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमको थोड़ा सा इसका फीचर जानना है कि सेमीकंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके बेटा, तो हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो हमने देखा कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है साहब? तो देखो उसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। पहले यहां पर दो चीजें देखो, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। एक चीज मैंने थोड़ी आपको बताई नहीं थी, तो आप सुन लो। रो को क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसका उल्टा होता है सिग्मा। ये रेजिस्टिविटी को दर्शाता है, प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को, और सिग्मा जो होता है वो कंडक्टिविटी को दर्शाता है कि कोई चीज रेजिस्ट करती है तो कितना कंडक्ट करती है। जैसे कोई कंडक्टर किसी चीज को रेजिस्ट करता है तो उसका उल्टा कंडक्टिविटी भी तो होता होगा कि वो कितना उसको कंडक्ट करता है, कितना इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाता है। तो उसका रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/ρ। रो का ये बेसिक फॉर्मूला, इसको जैसे पुट करेंगे तो ये आपको ये मिल जाएगा बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा। किसका फॉर्मूला है ये? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो अब जरा ध्यान से देख, जरा ध्यान से देख कि जब बेटा हम लोग रीजन में क्या दिया, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज वेरी रैपिडली, तुरंत ही बहुत तेजी से उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। अब तुम ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या है? टेम्परेचर आपने क्या किया बेटा? टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया। टेम्परेचर को क्या किया बेटा? आपने इंक्रीज किया, तो उससे क्या हुआ? एन भी तेरा इंक्रीज हो गया। एन भी क्या हो गया तेरा? इंक्रीज हो गया। जब बेटा एन इंक्रीज हो जाएगा तो रो का क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए रो क्या हो जाता है तेरा? कम हो जाता है। रो क्या हो जाता है? कम। अब तुम यहां पर क्वेश्चन कर सकते हो कि सर टेम्परेचर इंक्रीज होने से टाउ तो डिक्रीज होता है। सर टेम्परेचर इंक्रीज होने से टाउ तो डिक्रीज होता है, तो इसके अनुसार रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है। क्यों? इसका मतलब यह है कि इसके टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो वेरी स्मॉल चेंज होता है, बट
रिलैक्सेशन टाइम पीरियड में जो चेंज आता है वो वेरी स्मॉल चेंज होता है कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखो इसमें भले कितना भी चेंज आए, लेकिन इतनी अधिक संख्या में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी को कम कर देते हैं। क्योंकि देखो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन। अगर एन बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर चाहे इसमें अगर इसको मैं थोड़ा सा कांस्टेंट मान लूं, टाउ को मैं इसलिए कांस्टेंट मान रहा हूं कि उसके चेंज को हम नेग्लिजिबल करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एन की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, मतलब एन पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी घट जाती है। फिर से सुनिए, देख फिर से सुन जरा ध्यान से कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ तेरा टाउ डिक्रीज हुआ तो ये कह रहा है रेजिस्टिविटी बढ़ जाए। लेकिन होता क्या है, ये वाला जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ये वाला चेंज कम होता है, इसलिए रिजल्ट क्या निकलता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी घटती है, ठीक है बेटा। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉपुलेशन इंक्रीज वेरी रैपिडली, therefore resistance decrease, the effect of decrease of tau is not that strong, hence negligible। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मटेरियल हम स्टडी करते हैं लास्ट, इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर का क्या होता है बेटा, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। सर लकड़ी का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। इसके साथ भी क्या होता है, तो देखो अगर आपके पास एक लकड़ी है और उसको हाई वोल्टेज लाइन पर आप टच करा दोगे तो कुछ नहीं होगा, उड़ जाओगे, करा के देख लेना, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लाइन है और जब हाई वोल्टेज लाइन से आप लकड़ी को टच कराओगे ये सोच करके वो तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं होता। लेकिन बेटा हाई वोल्टेज लाइन पर जब टच कराओगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस घट जाता है। क्यों, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके अंदर जो भी एटम्स वगैरह होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वहां से बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वो दौड़ेंगे उस क्या बोलते हैं लकड़ी के अंदर, तो वो उसको क्या कर देगा, कंडक्टर बना देगा। क्या बना देगा, कंडक्टर। तो याद रखिएगा कि इंसुलेटर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम सिचुएशन जो अभी सेमीकंडक्टर वाली थी वैसे ही यहाँ पर भी होती है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है, और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रीजन क्या है, एट वेरी हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ एटम बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज, फाइनली इट इज ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे रिलेटिव 1 वर्ड या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो इसको पॉज करिए और जो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो याद रखिए बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एनर्जी ऑफ सेल या बैटरी, जो भी आपका सोर्स होता है उसकी एनर्जी होती है। यानी कि सर्किट में करंट फ्लो कराने का काम कौन करता है, ईएमएफ करता है। पूरे सर्किट में चार्ज को दौड़ाने का काम कौन करता है, ईएमएफ करता है। तो ईएमएफ फोर्स नहीं है, एक एनर्जी है जो पूरे सर्किट में क्या करती है, चार्ज को चलाती है। आइए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास बैटरी या सेल है बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये आपका कॉपर है, ठीक है बेटा, ये आपका जिंक है, ओके। कॉपर पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिंक पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। अब बात को जरा समझिएगा। अब अगर हम इसको एक बल्ब के थ्रू जोड़ दें तो इससे लाइट जलने लगती है, मतलब लाइट बाहर निकलने लगती है। एक तार हमने यहाँ जोड़ा प्लस से और एक तार हमने यहाँ जोड़ा तो करंट फ्लो होती है तो बल्ब जलता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, ध्यान सुनना। चार्ज का जो फ्लो होता है इसको 2 सर्किट कहोगे, इसको बोलेंगे आउटसाइड और इसको बोलेंगे बेटा इनसाइड, ठीक है, 2 सर्किट। अब एक चीज होती है ओपन और एक चीज होती है क्लोज्ड। जब ये बल्ब का एक तार यहां जुड़ा है और एक तार जहां जुड़ा है तो ये क्लोज की कैटेगरी में आएगा। ये वाला जो सर्किट आएगा वो किसकी कैटेगरी में आएगा, क्लोज्ड की। अगर मैं इसके तार को ऐसे कट कर दूंगा, ऐसे बीच में से काट दूंगा तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ओपन। तो बेटा अभी बता, यहां पर तार क्या है, जुड़ा है, तो ये सर्किट क्या माना जाएगा, क्लोज। जब सर्किट क्लोज होता है तो सर्किट में आउटसाइड में करंट जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट से कहां की तरफ फ्लो होती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर जो करंट होती है वो हमेशा नेगेटिव टू कहां जाती है, पॉजिटिव। फिर से सुनो, सेल के बाहर करंट कॉपर टू जिंक और सेल के अंदर करंट कहा जाती है जिंक टू कॉपर। तो इस तरह से पूरा सर्किट क्लोज हो गया। तो इस पूरे सर्किट में क्या चल रही है, करंट फ्लो हो रही है ऐसे, और ये क्लोज सर्किट है।
क्या है बेटा, क्लोज सर्किट है। तो इस पूरे सर्किट में जो चार्ज फ्लो कराने का जो काम कर रहा है, उस ताकत, उस एनर्जी का नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख दिया। तो ठीक है बेटा, तो अब जरा सुनिएगा, हमने क्या किया, क्यू चार्ज को पूरे सर्किट में चलाने में कितना वर्क किया, टोटल W। तो यूनिट चार्ज को चलाने में कितना वर्क करेंगे, तो तुम कहोगे W/Q। तो यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में चलाने में जो वर्क करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और वर्क ही तो तेरी एनर्जी होती है, तो इसको क्या एनर्जी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द EMF ऑफ अ सोर्स मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू द हायर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर से हायर तक जो चलाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज बड़ा ध्यान समझना बेटा, देख जैसे मान ले तेरे पास एक सर्किट है लाइक दिस, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब एक चीज और होती है कि बेटा जब ये चार्ज जिंक से कहा जाता है कॉपर, तो इसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस आता है, उसे बैटरी या सेल का रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो बाहर नहीं होता, सेल के अंदर होता है, तो उसका नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल r से। कैसे लिखते हैं बेटा, स्मॉल r से। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तेरा बैटरी या क्या बन गया, सेल का डिजाइन बन गया। ओके बेटा, अब जरा बात को ध्यान समझना, ये रेजिस्टेंस है तेरा 5 ओम, ये रेजिस्टेंस है तेरा 6 ओम। ठीक है बेटा, अब ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं A, इस पॉइंट का नाम देता हूं B, इसको नाम देता हूं C। हाँ चल, इसको मैं, ये पूरा A तो है, और इसको नाम देता हूं B, और इसको नाम देता हूं C। ठीक है, अब तुम बेटा, तुम्हारा चार्ज A से B जा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को पार किया, सपोज उसने वर्क किया 10 जूल। कितना वर्क किया, 10 जूल। ठीक है बेटा, फिर इसको पार किया तो वर्क किया उसने 20 जूल। कितना जूल किया, 20। ठीक है, यहाँ आ गया। अब C से उसको A जाना है, तो सेल के अंदर भी तो रेजिस्टेंस होता है, तो उसको पार करने में भी उसको वर्क करना पड़ेगा। तो उसने वर्क किया मान ले 5 जूल। कितना किया, 5 जूल। तो टोटल वर्क कितना किया A से A तक आने में, तो तुम कहोगे 10 और 20 30 और 5 25। तो ये 25 जूल जो वर्क है वो तेरा क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, EMF कहलाएगा। ठीक है, अब मैं तेरे से बोलता हूं कि A और B के बीच में कितना वर्क किया, 10 जूल। तो A और B के बीच में जो वर्क होता है वो दो पॉइंट के बीच का कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी 2 पॉइंट का होता है, किसी भी 2 पॉइंट का होता है, और कंप्लीट सर्किट में जो वर्क हम करते हैं वो क्या होता है, तेरा EMF होता है। ठीक है, एक चीज और मैं बताता हूं, अगर हम इसको कट कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो इस समय ये कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो EMF के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा, EMF के। लेकिन जैसे ही तुम सर्किट को क्लोज कर दोगे, तो उस समय हमेशा तुम्हारा EMF बड़ा होगा इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस से। तो पोटेंशियल डिफरेंस से EMF हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, जब सर्किट क्या होता है बेटा, क्लोज होता है। ठीक है, ओके बेटा, इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और उसमें वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, उस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किरचॉफ ने अपना रूल बनाया हुआ था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये इस तरह का एक सर्किट है, इसमें हमको नहीं पता सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। पहले वाली जो NCERT थी उसमें सीरीज पैरेलल हुआ करते थे, लेकिन अभी वो सीरीज पैरेलल हट गए आपके। ठीक है, इसलिए मैंने वो आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्लास 10 के नॉलेज से आपको पता होगा। तो देखो, अब सीरीज और रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं पता, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग किरचॉफ रूल्स का यूज करते हैं। अब किरचॉफ रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, पहले आप जरा एक दो वर्डों को जरा यहाँ पर समझिए। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B, इसको नाम देता हूँ C, इसको नाम देता हूँ D। ठीक है, और इसी तरह से इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ और इसको नाम देता हूँ मेरा D। क्या नाम देता हूँ, D। ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे आगे बढ़ा लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं E, और जहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस और लगा लेता हूँ R4। ठीक है बेटा, अब सुन, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, एक चीज़ का नाम है जंक्शन। अब जंक्शन किसको कहते हैं, जंक्शन बेटा उसको कहेंगे जहाँ पर भी T बन जाए, जहाँ कहीं भी तेरे को T दिखेगा समझ लेना जंक्शन है। जंक्शन मतलब वहाँ पर कम से कम 3 वायर होने चाहिए। कितने वायर होने चाहिए, 3 वायर। जैसे इस सर्किट की बात करता हूँ तो यहाँ पर देख C को देख, यहाँ पर T बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये एक जंक्शन है। यहाँ पर T नहीं बन रहा, यहाँ पर टर्निंग है, तो B जंक्शन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर देख T बन रहा है, जंक्शन है। यहाँ पर देख T बन रहा है, जंक्शन है। तो जहाँ कहीं पर भी T बनेगा उसको क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, ब्रांच। अब ब्रांच क्या होता है बेटा, एक जंक्शन से
जब तक तेरे को दूसरा जंक्शन ना मिल जाए वो तेरी एक ब्रांच कहलाएगी। यानी कि तेरी ए बी और सी, ए बी सी तेरी एक ब्रांच है, वन ब्रांच है। इसी तरह से देख, ए से जब तू इधर की तरफ जाता है तो डी मिलता है, तो ये तेरी दूसरी ब्रांच है, ये तेरी दूसरी ब्रांच है, यानी कि ए डी तेरी सेकंड ब्रांच हो गई। इसी तरह से सी डी भी तेरी एक ब्रांच हो गई। तो बेटा जंक्शन टू जंक्शन ब्रांच होती है। अब ब्रांच की स्पेशलिटी ये होती है कि एक ब्रांच में अगर मान ले 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है तो पूरी ब्रांच जब तक एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर ही रहेगी। ठीक है बेटा, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि ब्रांच क्या होती है, करंट पाथ फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट करंट थ्रू इज सेम। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक करंट का पाथ कैसा रहता है, सेम रहता है, उसकी वैल्यू भी कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है बेटा, अब किरचॉफ ने हमको इस तरह के सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के कुछ रूल दिए। पहला रूल होता है केसीएल का रूल या करंट का रूल, इसी को फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल। ये हमको क्या बताता है कि द सम ऑफ ऑल करंट, द सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज जीरो। यानी कि सभी करंट का जो सम होगा किसी जंक्शन पर वो हमेशा जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। उसको हम ऐसे लिखेंगे, समीशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू जीरो। ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जरा, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक डायग्राम में जंक्शन बनाया हुआ ए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला वायर, ये वाला वायर, बहुत सारे वायर निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर पहले हमने इसको अप्लाई करने से पहले एक रूल डिफाइन किया, अगर जंक्शन की तरफ करंट आएगी तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव साइन, और जंक्शन से दूर जाएगी तो नेगेटिव। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आने वाली को नेगेटिव, जाने वाली को पॉजिटिव, या आने वाली को पॉजिटिव बोल रहे तो जाने वाली को नेगेटिव बोलोगे, ये मतलब रहेगा। तो चलो मैंने डिफाइन कर लिया कि आने वाली को पॉजिटिव, जाने वाले को नेगेटिव। तो इस जंक्शन में जरा ध्यान देखना, देखो I1 आ रही है, हाँ, I2 आ रही है, हाँ, I3 आ रही है, हाँ, तो ये सब पॉजिटिव है। I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ लिखता हूँ मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। दूर कौन जा रही है, I4, तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस I4। I5 भी दूर जा रही है तो इसको भी क्या लिखूंगा, I5, और बराबर क्या लिख दूंगा, 0। और इन सबको हम वहाँ ले जाएंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्ट क्या कहता है कि आने वाली करंट का सम जो है वो किसके इक्वल है, जाने वाली करंट के। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि एट जंक्शन करंट अप्रोचिंग इन ऑल इक्वल टू करंट लीविंग। ठीक है, तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट वापस जाएगी। अभी इसका एक बढ़िया न्यूमेरिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा जरा कि जहां पर बेटा जितना भी चार्ज आ रहा है, मतलब जितना भी करंट आ रहा है वही करंट हमको वापस मिल रहा है किसी ना किसी रास्ते से। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो रूल है किरचॉफ का फर्स्ट रूल, वो किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये स्टेटमेंट काफी पूछा गया है कि दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो केसीएल जो रूल है वो किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। देखिए बेटा, अब ये आपके सामने बहुत सारे जंक्शन है, आपको देखना है। एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है बेटा, एक जंक्शन ये है, और एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। तो इतने सारे जंक्शन है, उसमें करंट शो की गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि आई की वैल्यू क्या हो। आई की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे बेटा, तो देखो जरा, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कितनी करंट जा रही है, I1, और यहाँ कितनी जा रही है, देख यहाँ से कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर, और यहाँ पर कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। तो बेटा गई कितनी होगी, 3 एम्पियर। तभी 1 एम्पियर इधर चली गई, 2 एम्पियर इधर चली गई। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब देख यहाँ से कितनी आ रही है, 2 एम्पियर, यहाँ से कितनी आ रही है, 3 एम्पियर, तो जाएगी कितनी बेटा, 5 एम्पियर। जाएगी कितनी बेटा, 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर में से 3 एम्पियर इधर चली गई, तो बेटा बता यहाँ पर कितनी जाएगी, 2 एम्पियर। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ से कितनी आ रही है बेटा, तेरी 4 एम्पियर। तो 4 जहाँ से आ रही है, 2 यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर कितनी जाएगी, 2 और 4 कितना हो गया तेरा, 6 एम्पियर। कितना हो गया, 6 एम्पियर। अब यहाँ से इस जंक्शन में कितनी करंट आ रही है, 2 एम्पियर, और यहाँ से कितनी आ रही है, 6 एम्पियर, तो जाएगी कितनी, 8 एम्पियर। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, ध्यान से सुन। यहाँ कितनी जा रही थी, 1 एम्पियर, यहाँ कितनी जा रही थी, 2 एम्पियर। तो आई कितनी होगी, 3, तभी 1 इधर गई, तभी 2 इधर गई। ठीक है बेटा, यहाँ से कितनी आ रही, 2, यहाँ से कितनी आ रही, 3, 2 और 3 कितना हुआ, 5। अब 5 में से 3 ऊपर चली गई, तो नीचे कितनी जाएगी, 2। इधर से कितनी आ रही, 4, तो 4 और 2 कितना हुआ, 6। तो 6 यहाँ से निकलेगी और 2 यहाँ से आ रही है, तो 2 यहाँ से आ रही है, 6 यहाँ से जा रही है, तो जिस जंक्शन से कितनी जाएगी, 8 एम्पियर। दिस इज अवर आंसर। तो काफी आसान लॉ है, समझ में आया। इस तरह से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किरचॉफ के फर्स्ट रूल से कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, इसको पॉज करिए, नोट करिए। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं किरचॉफ लॉ का सेकंड रूल। इसको हम KVL भी बोलते हैं, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं, और वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ये वाला जो
लॉ होता है किसी भी क्लोज सर्किट में हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये क्लोज सर्किट है, इसमें अप्लाई करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। अब इस क्लोज सर्किट में देखेंगे रेजिस्टेंस है, बैटरी के पास कुछ ईएमएफ है, इस तरह से ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान सुनना। तो इसमें रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, तो इन रेजिस्टेंस के स्लोप पर कितना, इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का तरीका केवीएल ने बताया, यानी कि किरचॉफ ने बताया। क्या रूल है सुनिए, इन क्लोज लूप, यानी कि किसी भी क्लोज लूप में द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सब के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो, यानी कि सभी पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये एक लाइन का लॉ है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो अभी मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा। पहले कुछ रूल्स हैं इसके। क्या है रूल्स, साइन रूल है। अब साइन रूल क्या है जरा ध्यान समझिएगा बेटा, ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपके इसके सवाल बनेंगे। देखो जैसे मैं एक रेजिस्टेंस लिया, ये आर रेजिस्टेंस है, ये दो पॉइंट है, एक पी है बेटा और एक क्यू है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमको तय करनी होती है किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने से पहले। कैलकुलेशन डायरेक्शन, ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, कैलकुलेशन डायरेक्शन। सीडी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कैलकुलेशन डायरेक्शन। बेटा हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हम इधर भी जा सकते हैं। तो हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय एक डायरेक्शन चॉइस कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, और फिर हम पूरे सर्किट में वैसे ही चलेंगे। ठीक है बेटा, अब सुन, तो पी से हमको क्यू जाना है और करंट जा रही है ऐसे, पी से क्यू समझते हैं, करंट आपकी जा रही है पी से क्यू की तरफ, और आपको पता होगा करंट जो होती है वो हायर टू कहाँ जाती है, लोअर जाती है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, बीपी माइनस बी क्यू निकालेंगे बेटा। तो जब ये करंट फ्लो होगी पी से क्यू की तरफ, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, आई इंटू आर, को हमको निकालना है। तो अब जरा ध्यान समझना बेटा कि करंट तो हायर टू लोअर जाती है बेटा। तो देख पी कौन से पोटेंशियल पर है, हायर पर है, क्यू कौन से पोटेंशियल पर है, लोअर पर है, और हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आर के अक्रॉस वो कैसा आएगा, तेरा पॉजिटिव आएगा, उसको हम लिखेंगे आई आर। क्या लिखेंगे बेटा, आई आर। ठीक है बेटा, अब देख, अब देखना जरा बेटा ध्यान से, कहाँ गया मार्कर, देख। अब नेक्स्ट केस ले रहा हूं मैं यहाँ पर, सेकंड केस। अब यही तेरा रेजिस्टेंस है बेटा, ऐसे ये तेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये P है और ये तेरा Q है और ये तेरा R है। अब तेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन तो यही है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन तेरी यही है, CD तेरा यही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब करंट कैसे आ रही है बेटा, यस Q से P की तरफ आ रही है, लेकिन तेरे को जाना तो ऐसे ही है। तो फिर से हम निकालेंगे BP माइनस BQ। अब जरा ध्यान देखना कि ये वाला पॉइंट बड़ा हो गया, क्योंकि करंट तो हायर टू कहाँ चलती है बेटा, लोअर, तो ये पॉइंट बड़ा हो गया, यानी कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। बड़े वोल्टेज में तो छोटा वोल्ट पोटेंशियल घटाओगे तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि ये करंट इसके अक्रॉस कैसा पोटेंशियल बनाएगी, नेगेटिव बनाएगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव आई आर। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो थर्ड रूल, ये तो किसके रूल हो गए, रेजिस्टेंस के और करंट के। अब बैटरी का रूल देखिए, बैटरी का रूल क्या है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है इस तरह से, प्लस माइनस, इसका ईएमएफ ई है, ये पॉइंट को पी नाम दिया और ये पॉइंट को बेटा मैंने क्यू नाम दिया, और यही तेरी करंट की डायरेक्शन है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे बैटरी आए चाहे करंट आए, आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है। एक और रूल आपको बता देता हूँ, देखो इसी में, अगर बेटा आप करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज कैसा आता है, देखो पॉजिटिव। हम जा ऐसे रहे, करंट ऐसे आ रही, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आता है, नेगेटिव। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, करंट के अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों, आ जाओ इधर। अब इसको समझते हैं बेटा। अब फिर से हमको निकालना है BP माइनस BQ, और चल हम ऐसे रहे हैं, जा ऐसे रहे हैं, तो P का कनेक्शन प्लस से है और ये Q का कनेक्शन माइनस से, तो ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो जो EMF आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब देख, अब ये मान ले तेरा नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है, और ये P है और ये तेरा Q है, तो BP माइनस क्या है, BQ। ओके बेटा, लेकिन जा तो हम इसी डायरेक्शन में हैं। अब जाते समय तुम्हें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, यानी कि P नेगेटिव है और Q कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये तेरा कैसा हो गया, छोटा हो गया, ये कैसा बड़ा हो गया, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका जो EMF होगा वो कैसा रखा जाएगा, नेगेटिव। आप ऐसे याद रख लो, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो आपको पॉजिटिव लेना है, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो आपको हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। तो बेटा ये 4 रूल्स हैं साइन के, जो आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप इसको समझ सकते हो। ठीक है बेटा, अब थोड़ा मैं आपको इसमें अप्लाई करके बताता हूँ। देखो अब ये आपका एक सर्किट है, इस सर्किट में हमको करना क्या होता है,
सर्किट में सबसे पहला काम है आपको जंक्शन ढूंढना है। देखो एक जंक्शन ये है ए और एक जंक्शन ये है बी, ठीक है बेटा। अब इसमें ब्रांच कितनी है तो तुम कहोगे जंक्शन टू जंक्शन ब्रांच होती है, तो एक जंक्शन से एक जंक्शन तक ये वन ब्रांच है, ए डी सी बी ये दूसरी ब्रांच है, ए ई एफ बी ये तीसरी ब्रांच है। तो इसमें जब दो जंक्शन होते हैं तो हमेशा कितनी ब्रांच होगी बेटा, 3 होंगी। क्लियर है बेटा। अब देख तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या बताता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो हम एक काम करते हैं, एक बैटरी ये लगी एक बैटरी ये लगी है, तो इससे निकलने वाली करंट को I1 मान लेता हूँ, इससे निकलने वाली करंट को बेटा मैं कितनी मान लेता हूँ, I2 मान लेता हूँ। अब आपको पता है एक पूरी ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम होती है, तो ये I1 है तो जहाँ पर भी कितनी होगी I1, यहाँ पर भी कितनी होगी बेटा तेरी I1, तो जहाँ पर भी आएगी कितनी I1, इसमें कितनी जा रही है I2, तो जहाँ पर भी कितनी होगी I2। अब देख यहाँ से कितनी आ रही I1, यहाँ से कितनी आ रही I2, तो दोनों मिलकर कितनी जाएंगी I1 प्लस I2। तो अब पूरी ब्रांच में कितनी जाएगी I1 प्लस I2। अब जैसे ही तुम इस जंक्शन में पहुंचोगे तो I2 इधर चली जाएगी, I1 इधर चली जाएगी। इसका मतलब जो कैलकुलेशन आपने इस लोकेशन पर की है करंट की, वही दूसरी लोकेशन पर मिलनी चाहिए। तो आपका मतलब समझ लीजिए कि आपने किरचॉफ फर्स्ट रूल बिल्कुल सही लगाया है। अब सेकंड रूल कैसे लगाते हैं, यस एक कंप्लीट लूप में लगाते हैं। जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूं, इन क्लोज्ड लूप मैंने ले लिया, सपोज यही ले लिया, चलो कहीं से भी ले सकते हैं, बी सी डी ए बी, ठीक है, बाय किरचॉफ KVL बाय किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा अब लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। तो B से कहाँ जाना है, C, रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब C से कहाँ जाना है, D, रास्ते में एक रेजिस्टेंस मिला और हमने डायरेक्शन को तय कर लिया, हम ऐसे चलेंगे बेटा। ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरे इस लूप में हमको ऐसे ही चलना है, ठीक है बेटा। तो फिर से सुनो, B से C गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो कैलकुलेशन। अब C से D जाना है, रास्ते में एक रेजिस्टेंस मिला और हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो I1 मल्टीप्लाई R1 कैसा आएगा तेरा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा। अब तुम यहाँ गए, अब नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो आपको कैसा लेना है, नेगेटिव। किसको लेना है, E1 को बेटा, ठीक है बेटा। कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। अभी भी हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो कैलकुलेशन। अब बेटा हमको ए से कहाँ जाना है, बी जाना है, लेकिन जाना ऐसे है, करंट ऐसे आ रही है, जाना ऐसे है, करंट ऐसे आ रही है। अभी रुको, लेकिन बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो हमको कैसा लेंगे, EMF को, E2 को पॉजिटिव लेंगे। अब हमने इसको क्रॉस कर लिया, अब हमको रजिस्टर को क्रॉस करना है, जाना ऐसे है, करंट ऐसे आ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा बेटा, यस नेगेटिव होगा, घट जाएगा I2 R2। और जैसे ही इस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे तो आपको क्या लगा देना है, 0। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो B से C गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो कैलकुलेशन। अब C से D जाना है, रास्ते में रेजिस्टेंस मिला और करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, तो I1 मल्टीप्लाई R1, करंट की डायरेक्शन में चल रहा है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे बैटरी को पार करते समय, तो साइन कैसा लेंगे, EMF का नेगेटिव। यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ तक जाने हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब हमको A से कहाँ जाना है, B, पहले क्या मिली हमको, बैटरी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऐसे जाना है, करंट ऐसे आ रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, I2 मल्टीप्लाई R2, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि इनकी अपोजिट डायरेक्शन। और जैसे B पहुंच जाएंगे बराबर क्या आ जाएगा, 0। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो देखो I1 R1 माइनस I2 R2, और ये वहाँ चला जाएगा तो ये E1 पॉजिटिव हो जाएगा, E2 नेगेटिव। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है बेटा। इसको पॉज कर लो। क्या इस तरह के सवालों में हमने कितनी वेरिएबल है, हमारी 2 वेरिएबल है, मतलब करंट की 2 वैल्यू है, तो हमको 2 इक्वेशन बनाने होंगे। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब सेकंड इक्वेशन हम बना लेते हैं, चलो इस लूप में ले लेते हैं। किस लूप में ले लेते हैं, ये वाले में। तो अब हम लेंगे इन क्लोज्ड लूप BAEFB बाय KVL, किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, ठीक है। स्टार्ट करो, ऐसे ही चलेंगे। तो ये डायरेक्शन तय कर ली, कैलकुलेशन डायरेक्शन है। तो B से कहाँ जाना है, A, तो रास्ते में रेजिस्टेंस पड़ा तो क्या आएगा, I2 मल्टीप्लाई R2। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, नेगेटिव, क्या लेंगे, E2। यहाँ आ गए। अब यहाँ से ऐसे जाना है और करंट भी ऐसे ही जा रही है, देख जरा ध्यान से, तो प्लस का आएगा। करंट कितनी है, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई R3। यहाँ पहुँच गए तो बराबर लगा क्या लिख देगा, 0। इसको वहाँ फेंक दे तो आ जाएगा, और ये आ गया I2, इक्वेशन नंबर 2।
अब इनको अगर इनकी वैल्यू दी होती तो अब इसको सॉल्व कर लेते। एनीवे, इस तरह के सवाल मैं आपको बहुत सारे कराने वाला हूं। क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट कवर कर लिया, बहुत मेहनत लगी, पसीना निकल गया गर्मी में। यहाँ पर खड़े होकर मैंने लगभग 2 से ढाई घंटे तक लगातार आपकी क्लास शूट की है। प्लीज़ इस मेहनत को थोड़ा सा लाइक देना, इस मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक देना, और अच्छी लगी हो वीडियो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।